शहरी और राउंड मास्टर। अध्याय 141 141 140 क्या आपका सिर खराब है? 141 अध्याय 140 क्या आपका सिर खराब है? 141 अध्याय 140 क्या आपका सिर खराब है? अध्याय 140 क्या आपका सिर बीमार है? जब लिन जिफेंग ने ये शब्द कहे तो उसके चेहरे पर फूहड़पन का कोई निशान नहीं था। इसके बजाय उसने जुनून में विशेषज्ञता वाले प्रोफेसर की तरह उसे सब कुछ समझाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, कई खूबसूरत पत्नियां जो गंभीरतापूर्वक सेक्सी अधोवस्त्र चुन रही थीं, ने अपना सिर ऊपर उठाकर देखना शुरू कर दिया, जिससे कुछ डरपोक और शर्मीली पत्नियों ने जल्दी से अपने द्वारा चुने गए अधोवस्त्र वापस पहन लिए। यहाँ तक कि शर्मीले लोग भी शर्मा गए। उनकी आंखों में खालीपन का भाव था जब उन्होंने नियमित अंडरवियर चुना। शायद वे कुछ क्षण पहले अपने चयन में इतने तल्लीन थे कि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि लिन जिफेंग जैसे व्यक्ति ने प्रवेश किया था। केवल कुछ ही लोगों को उसकी उपस्थिति का एहसास हुआ था। जरा सोचिए, जब कोई महिला सेक्सी अधोवस्त्र खरीदने के लिए अधोवस्त्र की दुकान पर जाती है तो निश्चित रूप से वह कल्पना कर रही होती है कि वह उसमें कितनी आकर्षक दिखेगी और रात में अपने पति के जंगली स्पर्श के बारे में कल्पना कर रही होती है। अब जब प्रवेश द्वार पर एक आदमी खड़ा है तो उनके चेहरे कैसे लाल नहीं हो सकते? इस समय अधोवस्त्र चुनने वाली सभी महिलाओं ने एकमत होकर अपनी निगाहें लिन जिफेंग की ओर घुमाई, मानो किसी राक्षस को देख रही हो, और उनके भाव जितने शानदार थे उतने ही विविध भी थे। यहाँ तक कि दुकान के सहायक, जिन्हें मैनेजर ने डांटा था, भी कुछ हद तक खुशी महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। तीव्र निगाहों और विभिन्न जटिल निगाहों का सामना करते हुए लिन जिफेंग को कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। इसके विपरीत उसने शांत मुस्कान के साथ रैक से सेक्सी अधोवस्त्र का एक टुकड़ा उठाया और कहा, आपको मेरी ओर ऐसे देखने की जरूरत नहीं है जैसे मैं कोई विचित्र व्यक्ति हूँ। महिलाएं चाहे कुछ भी हो, पुरुषों का ध्यान आकर्षित करने के लिए सचती संवरती हैं, और सेक्सी अधोवस्त्र पहनना भी इसका अपवाद नहीं है। यदि एक महिला के रूप में आप में पुरुषों को आकर्षित करने का आकर्षण नहीं है तो मुझे डर है कि आपका अपना आकर्षण काफी कम है। बेशक हर कोई इसी तरह पैदा होता है। इस दुनिया में कोई भी बदसूरत महिला नहीं है। केवल वे महिलाएं जो नहीं जानती कि कैसे सजना संवरना है। किसी पुरुष का ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको अपनी उन शक्तियों का उपयोग करना होगा जो पुरुषों को आकर्षित करती हैं। सेक्सी अधोवस्त्र पुरुष की इच्छा बढ़ाने का एक गौण साधन मात्र है। वास्तव में महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने आकर्षण का उपयोग पुरुषों को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए किस प्रकार करती हैं। यदि आप घर पर सेक्सी अधोवस्त्र ले जाती हैं और आपका पति रात में कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है तो न केवल आपका सारा प्रयास व्यर्थ जाता है, बल्कि यह आपके आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचाता है। इस समय लिन जिफेंग जुनून के एक विशेषज्ञ की तरह था। अधोवस्त्र की दुकान में महिलाओं के साथ अपनी अंतर्दृष्टि को गंभीरता से साझा कर रहा था और यहाँ तक कि कुछ शर्मनाक सच्चाई भी बता रहा था। आजकल ज्यादातर महिलाएं आंतरिक रूप से कामुक होती हैं, खासकर 25 से 30 वर्ष की आयु की महिलाएं। अधिक अनुभवों से गुजरने के बाद उन्हें लिन जिफेंग के स्पष्ट शब्द कठोर लेकिन निर्विवाद रूप से सत्य लगे। शुरुआत में कई ग्राहकों ने सोचा कि लिन जिफेंग एक पागल है, लेकिन अब उसके भाषण के बाद उनके बारे में उनके विचार भी बदल गए। आखिरकार वे काफी संपन्न परिवारों से आए थे, और इस उम्र में यदि वे दावा करें कि उनके पतियों की भटकने की कोई इच्छा नहीं है तो ये झूठ होगा। इस प्रकार सेक्सी अधोवस्त्र चुनना ही उनके लिए एकमात्र विकल्प था, क्योंकि वे वास्तव में पुरुष नहीं थे और यह नहीं समझते थे कि पुरुषों को वास्तव में क्या चाहिए। अब लिन जिफेंग के स्पष्टीकरण के बाद उन्हें प्रतिध्वनि की भावना महसूस हुई। जैसा कि लिन जिफेंग ने कहा, इन महिलाओं ने कई वर्षों तक विवाह किया, अपने पतियों को भटकने से रोकने के लिए, अपने वैवाहिक कर्तव्यों को पूरा करने के अलावा उनके पास अफेयर्स के पीछे भागने की ऊर्जा नहीं थी। लेकिन एक आदमी को वास्तव में क्या प्रसन्न कर सकता है, यह अभी भी उनके दिलों में एक प्रश्न था। यहाँ तक कि लिन जिफेंग की सबसे करीबी खूबसूरत पत्नी भी उसे एक लालसा भरी निगाह से देख रही थी, मानो वह वास्तव में उसे बिस्तर पर ले जाना चाहती हो और उसके शब्दों की सच्चाई को सत्यापित करना चाहती हो। कोई आश्चर्य नहीं कि वह लिन जिफेंग की उपस्थिति के बावजूद अधोवस्त्र चुनने से नहीं कतरा रही थी। इस समय पूरे स्टोर में दुकान के सहायक पूरी तरह से अचंभित थे। उन्होंने कई पुरुषों को अपनी पत्नियों के साथ अधोवस्त्र खरीदने जाते देखा था, लेकिन लिन जिफेंग जैसा साहसी और सीधा आदमी वास्तव में दुर्लभ था। ठीक है, इस सज्जन ने जो कहा वह बिल्कुल सही है। पहले हम महिलाएं इस बात पर ध्यान देती थी कि हम अपने अंडरवियर को कितनी अच्छी तरह से पहनते हैं, लेकिन अब हम इतना कम लक्ष्य क्यों रखते हैं? हम सभी कामुकता के पीछे भाग रहे हैं और सेक्सी होना हमारा निर्णय नहीं है। यदि आप अपने पति की इच्छा जगा सकती हैं तो मेरा मानना है कि यही कामुकता का सही अर्थ है। तभी एक साहसी महिला आगे आए और लिन जिफेंग की बातों का समर्थन करते हुए उसे एक आकर्षक नजर से देखा। लिन जिफेंग के सरल स्पष्टीकरण के माध्यम से इन आकर्षक पत्नियों ने गहराई से विचार करना शुरू कर दिया, पुरुष मामलों के लिए बाहर क्यों जाते हैं? यदि वे महिलाएं 30 साल की लड़कियों की तरह कपड़े पहने तो क्या उनके पुरुषों में तब भी कामवासना जागृत होगी? निस्संदेह कामुकता सबसे महत्वपूर्ण है। बेशक किसी महिला के लिए ये दावा करना बेकार है कि वह सेक्सी है। ये तभी मायने रखता है जब पुरुष कहे कि वह सेक्सी है।
तुरंत ही अधोवस्त्र की दुकान में मौजूद वांछनीय महिलाओं ने लिन जिफेंग से अधोवस्त्र चुनने में मदद पाने के लिए प्रतिस्पर्धा की। कुछ तो इतनी साहसी थी कि उन्होंने लिन जिफेंग को फिटिंग रूम में खींच लिया तथा अपने अंडरवियर तक उतार दिए ताकि लिन जिफेंग उनका मूल्यांकन कर सके। दुर्भाग्य से नानगोन बिंग, जो मूल रूप से नाटक देखना चाहता था, काफी देर से कार में इंतजार कर रहा था। उसने सोचा कि पहले अधोवस्त्र खरीदने जाकर और जानबूझकर जीफेक को उन्हें लेने के लिए कहकर उसे शर्मिंदा करने का अवसर मिलेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि लिन जिफेंग न केवल किसी शर्मिंदगी से बच रहा था, बल्कि वह अंदर ही अंदर आनंद भी ले रहा था। यहां तक कि दूसरों के लिए व्यक्तिगत अधोवस्त्र विशेषज्ञ के रूप में कार्य करना। अकेलेपन को सहन न कर पाने के कारण नानगोन बिंग अंततः कार से बाहर निकली और सीधे अधोवस्त्र की दुकान की ओर चल पड़ी। लेकिन जब उसने लिन जिफेंग को अंदर की महिलाओं के लिए बड़े चाव से अधोवस्त्र चुनते देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जैसे ही लिन जिफेंग ने उसके आगमन को देखा, वह खुशी से मुस्कुराया और कहा, बॉस आप यहाँ हैं। चलो यहाँ आओ, इन सुंदरियों को कुछ अधोवस्त्र चुनने में मदद करें। अपने फिगर के साथ आप निश्चित रूप से इन सेक्सी टुकड़ों की शैली का प्रदर्शन कर सकते हैं। जब वह बोल रहा था, लिन जिफेंग अपने हाथ में सेक्सी अधोवस्त्र का एक फैशनेबल टुकड़ा पकड़े हुए था और मुस्कुराते हुए नानगोन बिंग की ओर चल रहा था। नानगोन बिंग का चेहरा और भी अधिक खिल उठा, लेकिन इस समय कुछ खूबसूरत पत्नियों ने लिन जिफेंग की प्रशंसा करने का अवसर लिया। आपके पति वास्तव में महान है, वह आपको अधोवस्त्र चुनने में भी मदद करते हैं। अगर मेरे पति भी उनके आधे विचारशील होते तो बहुत अच्छा होता। ऐसे माहौल में इतनी सारी आकर्षक महिलाओं से घिरे हुए लिन जिफेंग ने ऐसी अभद्र बातें करने की हिम्मत की, नानगोन बिंग खुद इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसने सोचा था कि उसे झाड़ू से मारकर दुकान से बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह से गलत थी, और वह भी बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा था कि वह यहाँ काफी परिचित हो गए थे, यहाँ तक कि उन्होंने अन्य महिलाओं के लिए निजी अधोवस्त्र विशेषज्ञ की भूमिका भी निभानी शुरू कर दी थी। उन महिलाओं द्वारा अपने सामने शान से प्रदर्शन करने के विचार से नानगोन बिंग को शर्म और क्रोध का मिश्रित एहसास हुआ। वह अचानक मुड़ा और अधोवस्त्र की दुकान से बाहर भाग गया। अरे मत जाओ। लिन जिफेंग हैरान थी, सोच रही थी कि वह उसे फिर से कैसे अपमानित करने में कामयाब हो गया। क्या ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह किसी और के लिए अधोवस्त्र चुन रहा था? सर, आपका अधोवस्त्र। ये देखकर कि नानगोन बिंग चला गया है, लिन जिफेंग भी जाने के लिए तैयार हो गया। अधोवस्त्र की दुकान के मैनेजर ने जल्दी से उसे सेक्सी अधोवस्त्र का एक नाजुक पैक दिया और जब कोई नहीं देख रहा था तो उसे एक छोटा सा नोट थमा दिया। बेशक लिन जिफेंग बस थोड़ा मुस्कुराया। फिर जैसे ही वह अधोवस्त्र की दुकान के दरवाजे से बाहर निकला, उसने लापरवाही से अपने हाथ में पकड़ा हुआ नोट फेंक दिया। जब वह उसके पीछे भागा तो उसने देखा कि एक घटिया आदमी चुपके से अंदर घुस रहा है। लिन जिफेंग ने तुरंत उसके इरादों को भांप लिया। वह जल्दी से नानगोन बिंग के पास गया, मुस्कुराते हुए उसे नाजुक ढंग से लपेटा हुआ अधोवस्त्र दिया और कहा, बॉस आप ऐसे क्यों भाग गईं? तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? कम से कम मैं ये आपके लिए ला रहा था। ये हे। उसके गालों को लगभग पानी टपकने की स्थिति तक लाल होते देख लिन जिफेंग ने अपने आखिरी शब्द निगल लिए। भगवान ही जाने कि आगे चलकर इस युवती का स्वभाव कैसा होगा। अपने सामने खड़े उस आदमी को देखकर, जो अभी अभी किसी दूसरी महिला के लिए अधोवस्त्र चुन रहा था, नानगोन बिंग उस पर दोबारा भरोसा करने के बजाय मरना पसंद करेगी। पता चला कि न केवल वह लाभ उठाना पसंद करता था, बल्कि वह विकृत भी था। यदि पहले वह लिन जिफेंग को केवल एक दुष्ट के रूप में देखती थी, तो अब ये दुष्ट वास्तव में घृणित हो गया था। एक महिला के लिए सबसे अधिक घृणा की बात यह है कि उसका पुरुष किसी अन्य महिला के लिए अधोवस्त्र चुनता है। यह विचार भी उन्हें घृणास्पद लगता है। यद्यपि लिन जिफेंग उसका पति नहीं था, फिर भी एक महिला की ईर्ष्या स्वाभाविक रूप से प्रबल होती है, विशेषकर उनकी अधिकार भावना। मुझसे दूर हो जाओ। लिन जिफेंग का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर नानगोन बिंग के दिल में गुस्सा भड़क उठा। बॉस, आप किस बात पर इतना गुस्सा हो रहे हैं? मैंने तुम्हें उकसाया नहीं, तुम्हें परेशान नहीं किया। इस तरह के अधोवस्त्र लाकर भी आप मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। मुझे मत बताओ कि तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है। समस्या तो तुम में ही है। ये सोचकर ही कि आप अन्य महिलाओं के लिए अधोवस्त्र चुनती हैं, मुझे बीमार महसूस होता है। मुझे फिर कभी मत छूना। ओह बॉस, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा है ना? मैंने तुम्हें कब छुआ? आप जो कहते हैं उसके लिए आपको जिम्मेदार होना होगा। मेरे बारे में ऐसा कहने से, जो कि एक शुद्ध और ईमानदार आदमी है, क्या मैं भविष्य में पत्नी भी ढूंढ पाऊंगा? इसके अलावा किसी अन्य महिला के लिए मेरा अधोवस्त्र चुनना आपका कोई काम नहीं है ना? तुम मेरी पत्नी नहीं हो। बोलते हुए लिन जिफेंग फिर से आत्मसंतुष्ट होने लगे और क्रोधित नानगोन बिंग की ओर एक भद्दी मुस्कान दी। नानगोन बिंग द्वारा इस तरह डांटे जाने पर लिन जिफेंग को अंदर से बहुत बुरा लगा। क्या किसी अन्य महिला के लिए अधोवस्त्र चुनना वास्तव में इतनी परेशानी के लायक था? आप लिन, तुम आज रात अकेले ही घर चल सकती हो। इसके साथ ही नानगोन बिंग ने बिना किसी दया के कार को भगा लिया और भाग गया।
नानगोन बिन इतनी क्रोधित थी कि वह फट पड़ती। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी दयालुता को मूर्खता के काम के रूप में लिया गया है, क्योंकि उसने उसे उकसाने के लिए भी उस स्वर का प्रयोग किया था। आखिरकार नानगोन बिन एक खूबसूरत महिला है और वह किसी और के लिए अधोवस्त्र चुनने में बहुत गंभीर थी। उसने मेरे साथ भी अभी ऐसा क्यों नहीं किया? कार चलाते हुए नानगोन बिन पूरे रास्ते गुस्से में घर की ओर जाती रही। उसके विचार लगातार ये दोहराते रहे कि लिन जिफेंग ने कितनी सावधानी से उन सजी धजी महिलाओं के लिए अधोवस्त्र का चयन किया था। ये सोचकर वह और भी अधिक चिढ़ गई, लेकिन अब इस पर विचार करते हुए उसे आश्चर्य हुआ कि कहीं उसने थोड़ी लापरवाही तो नहीं बरती। किसी और के लिए अधोवस्त्र चुनने से मेरा क्या लेना देना है? वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मुझे इतना गुस्सा क्यों होना चाहिए? इससे भी अधिक ये वह थी जिसने उसे अधोवस्त्र लाने के लिए कहा था। ऐसा लगता था जैसे उसके भी अपने व्यक्तिगत अधिकार थे। आह, हे भगवान, क्या मैंने सचमुच अभी ये शब्द कहे थे? मुझे फिर कभी न छूने के बारे में क्या ख्याल है? आह, क्या मैं क्रोध में इतना अंधा हो गया था कि मुझे ये भी समझ नहीं आया कि मैं क्या कह रहा हूँ? अब कार में बैठे हुए नानगोन बिन का गुस्सा जो अभी अभी शांत हुआ था, वह पूरी घटना के कारण के बारे में सोचते हुए काफी शांत हो गया। ऐसा लगता है कि यह सब उसकी अपनी इच्छाधारी सोच से उपजा है ना? 142 अध्याय 141 एक चाल जो सामान गिरा देती है। अध्याय 141 वह जो एक ही चाल से गिर गया। जब नानगोन बिन गाड़ी चला रही थी तो वह लगातार सोचती रही। ऐसा लगता है जैसे वह जो कुछ भी करता है उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है ना? भले ही वह अन्य महिलाओं के साथ सोता हो, लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना है? वह मेरा पति नहीं है और मैं उसकी पत्नी नहीं हूं। मुझे उस पर गुस्सा क्यों करना चाहिए? इस विचार के साथ नानगोन बिन को अंततः कुछ राहत महसूस हुई। ऐसा लगता है कि मैं अनुचित व्यवहार कर रहा था। भले ही वह किसी अन्य महिला के लिए अधोवस्त्र का चयन करता हो, तो इसका मुझसे क्या लेना देना है? अधिक से अधिक हम अपने माता पिता की व्यवस्था के अनुसार सगाई कर चुके हैं और हमारी शादी अभी तक अंतिम रूप से तय भी नहीं हुई है, इसलिए वह जो चाहे कर सकता है। ये सोचकर नानगोन बिन को वापस जाने का मन हुआ, लेकिन तियान्यू समूह की अध्यक्ष होने के नाते वह आप जैसे छोटे सुरक्षा गार्ड के सामने अपना सिर कैसे झुका सकती थी? इसके अलावा अगर मैं गुस्सा भी हो गया तो क्या हुआ? इस समय नानगोन बिन को पता था कि वह अनुचित व्यवहार कर रही है, लेकिन फिर भी उसने खुद को सही ठहराने के लिए हठपूर्वक बहाने ढूंढे। खैर, वह आदमी आमतौर पर अपने आप में इतना मस्त रहता है, अगर मैं वापस जाऊं तो उसे यह सीखने का मौका मिल जाएगा कि मिस्सी कितनी जबरदस्त है। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए नानगोन बिन ने अपनी स्पोर्ट्स कार को बड़े आत्मसंतुष्ट होकर भगा दिया और लिन जिफेंग को वापस लेने के बारे में भी नहीं सोचा, ये तो प्रश्न ही नहीं था। इस बीच लिन जिफेंग अधोवस्त्र की दुकान के प्रवेश द्वार पर खड़ा था, अपनी सिगरेट को गहराई से खींच रहा था। उसकी निगाहें उस घटिया आदमी पर टिकी थी जो अभी अभी चुपके से अंदर घुस आया था। वह ये देखने के लिए उत्सुक था कि वह आदमी क्या कर रहा है। और निश्चित रूप से जैसा कि लिन जिफेंग ने अनुमान लगाया था, वह लड़का वास्तव में बड़ी मात्रा में उत्तेजक अधोवस्त्र के साथ बाहर निकला और घबराहट में एक छोटी गली की ओर भागने लगा। आकर्षक स्टोर मैनेजर जिसने लिन जिफेंग को एक नोट दिया था, उसका पीछा करते हुए उन्मत्तपूर्ण तरीके से चिल्ला रहा था, चो। उसकी प्यारी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। लेकिन पैदल चलने वाली सड़क पर मौजूद पुरुष और महिलाएं इस तमाशे को केवल मनोरंजन के साथ देख रहे थे, मानो ऐसा हंगामा देखने को दुर्लभ हो और एक भी व्यक्ति मदद करने को तैयार न हो। पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। परेशान स्टोर मैनेजर ने कर्मचारियों पर चिल्लाते हुए कहा कि यह ट्रेंडी अधोवस्त्र स्टोर एक राष्ट्रीय श्रृंखला का हिस्सा है। वह सिर्फ एक फ्रेंचाइजी मैनेजर थी और यहां तक कि एक साधारण अधोवस्त्र की कीमत भी 1000 युआन तक पहुंच जाती थी। यदि चोरी हो जाती तो उसका कई महीनों का वेतन व्यर्थ हो जाता। चोर को पकड़ो, चोर को पकड़ो। महिला स्टोर मैनेजर घबराकर बाहर भागी। ये दृश्य देखकर लिन जिफेंग हुआक्सिया के लोगों की उदासीनता को महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका, जिससे उसके अंदर एक अजीब सी अनुभूति पैदा हो गई। जब वह विकृत घटिया आदमी कामुक अधोवस्त्र लेकर भाग गया तो उसने सोचा कि वह रात के अंधेरे में अपनी इच्छानुसार कुछ भी कर सकता है। लेकिन जैसे ही वह एक छोटी सी गली में घुसा, उसने एक रहस्यमय आदमी को सिगरेट पीते हुए पाया, जो कोने की दीवार से बेपरवाही से झुका हुआ था और उसका एक पैर दीवार के दूसरी ओर टिका हुआ था। रात की धुंधली रोशनी में उस आदमी का चेहरा बेहद ठंडा था, जिसमें थोड़ी उदासी भी थी। इससे पहले से ही दोषी चोर और भी अधिक घबरा गया। हालांकि अपनी धूर्तता पर भरोसा करते हुए उसने शांत रहने का नाटक किया, उत्तेजक अधोवस्त्रों के समूह को अपने पीछे छिपा लिया, फिर धीमे अस्थिर कदमों से उस कोने की ओर बढ़ा जहां वह आदमी खड़ा था, इस उम्मीद में कि दूसरा व्यक्ति सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है जो दिल टूटने का नाटक कर रहा है। लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसने देखा कि वह आदमी उसे एक डरावनी मुस्कान के साथ घूर रहा था, जो किसी राक्षस की मुस्कान के समान डरावनी थी, विशेषकर उसके बर्फ जैसे ठंडे तराशे हुए चेहरे के कारण जो पिघल ही नहीं रहा था। यद्यपि वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उस घटिया आदमी को एक असहजता महसूस हो रही थी, मानो वह आदमी गर्व से उस पर हंस रहा हो। क्या उसने मुझे कुछ चुराते हुए देखा था? नहीं।
असंभव, उसने निश्चित रूप से मुझे चोरी करते हुए नहीं देखा और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह इतनी जल्दी मुझसे आगे निकल सकता था। मैं 1 सप्ताह से अधिक समय से इस अधोवस्त्र स्टोर पर नजर रख रही थी और मुझे वहां से निकलने के हर संभावित रास्ते के बारे में अच्छी तरह से पता था। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह इतने कम समय में पकड़ में आ सके। क्या वह मनुष्य नहीं हो सकता? ये सोचते ही उस घटिया आदमी का रंग हरा और बैंगनी हो गया। इस दुनिया में भूत प्रेत और देवता हो ही नहीं सकते, उसने अपने दिल में बची हुई आखिरी हिम्मत जुटाई और हकलाते हुए कहा, भाई भाई, क्या तुम कृपया एक तरफ हट सकते हो? हालांकि उन्होंने ये कहा, लेकिन उनके जैसे लोग जो अंदर से विकृत थे काफी तेज थे। उसकी नजरें लिन जिफेंग पर टिकी रहती थीं, जो थोड़ी सी भी परेशानी का संकेत मिलते ही भागने को तैयार रहते थे। वह जानता था कि जिस गली को लिन जिफेंग रोक रहा था वह उसके लिए सबसे तेज भागने का रास्ता था, लेकिन बाहर निकलने के अन्य रास्ते भी थे, हालांकि उनमें अधिक प्रयास की आवश्यकता थी। ओह, मैं आपके लिए क्यों पीछे हटूं? लिन जिफेंग ने एक भान उठाए और तंबाकू की हल्की गंध छोड़ी। धुंधली स्ट्रीट लाइटों की रोशनी में नहाए हुए उसके चेहरे के भाव बहुत स्पष्ट नहीं थे, लेकिन परछाई से वह घटिया आदमी बता सकता था कि यह आदमी विशेष रूप से मांसल नहीं था, बल्कि काफी दुबला पतला था, खासकर उसके सुस्त व्यवहार को देखते हुए, जैसे कि वह वर्षों से शराब पीने और स्त्रियों के साथ संबंध बनाने में लिप्त रहा हो। वह केवल दिखावा कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह ऐसा व्यक्ति है जिसे एक ही मुक्का मारकर गिरा दिया जा सकता है और वह कुछ समय तक उठ नहीं पाएगा। अचानक वह घटिया आदमी धमकी भरे अंदाज में हंसा और बोला, मेरे रास्ते से हट जाओ। वह घटिया आदमी अपनी मुठ्ठियां भींचने लगा, उसकी आंखों में एक धुंधली भयावह रोशनी चमकने लगी। लिन जिफेंग दीवार के कोने पर टिके रहे, उनकी आंखें धुंधली थीं और उन्होंने कहा, क्या बात है? क्या आपने अधोवस्त्र की दुकान से कुछ चुरा लिया है और अब भागना चाहते हैं? तुम सचमुच विकृत हो। लिन जिफेंग ने उसे आधा मुस्कुराते हुए देखा, जाओ और सामान दुकान पर वापस कर दो। उनके लिए भी जीवन आसान नहीं है। उनकी चीजें इस तरह लेते हुए क्या आपने कभी उनकी भावनाओं पर विचार नहीं किया? सामान वापस कर दो और आज मैं तुम्हें जाने दूंगा। लिन जिफेंग अपेक्षाकृत दयालु व्यक्ति थे, क्योंकि यद्यपि वह इस तरह के व्यवहार से घृणा करते थे, फिर भी वह उस विकृत व्यक्ति को अपने तरीके सुधारने का मौका देना चाहते थे। अपनी मां को लौटा दो। थप्पड़। अचानक बिजली की गति से एक विशाल हथेली ने उस घटिया आदमी के चेहरे पर वार किया। एक क्षण में ही उसके चेहरे पर हथेली से प्रहार हुआ, खून बहने लगा और वह लगभग अचेत हो गया। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, लिन जिफेंग ने उसे नीचे गिरा दिया। उसके नाक और मुंह से खून बह रहा था और वह मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा था। आप किसी को भी शाप दे सकते हैं, लेकिन लिन जिफेंग के परिवार को शाप देना बिल्कुल अक्षम्य था। जमीन पर गिरा वह घटिया आदमी धीरे धीरे होश में आया और सहज रूप से अपनी नाक ढक ली। धुंधली रोशनी में उसने यह नहीं देखा था कि लिन जिफेंग ने कब हमला किया था, यहां तक कि उसे संदेह था कि लिन जिफेंग ने जानबूझकर पहले हमला किया था, जो पूरी तरह से आकस्मिक था। लिन जिफेंग के थप्पड़ से उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया और उस घटिया आदमी का गुस्सा आसमान छूने लगा। यदि उन्होंने इस आदमी को नहीं पकड़ा होता तो आज वह पुलिस के हाथों में पड़ सकता था। जब किसी को उस सीमा तक धकेल दिया जाता है जहां उसका जीवन खतरे में पड़ जाता है, तो उनका क्रोध असाधारण रूप से हिंसक होता है। इसलिए उसने दीवार के कोने से एक नुकीला पत्थर उठाया और उसे लिन जिफेंग के सिर पर निशाना बनाया, लेकिन जैसे ही उसने पत्थर उठाया और उसे नीचे गिराने वाला था, उसने पाया कि पत्थर को पकड़े हुए हाथ बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। 143 अध्याय 142 अलविदा सुन्नी अध्याय 142 सुन्नी को फिर से देखना। जैसे ही उस घटिया आदमी को लगा कि उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो गया है और उसकी पीठ भीग गई है, उसे पता चल गया कि दूसरा पक्ष ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए। जरा सोचिए, यदि कोई आपके सिर पर पत्थर पटक दे तो क्या आप उसका डटकर मुकाबला नहीं करेंगे? सब खत्म हो चुका है। घटिया आदमी अविश्वास से देखता रहा। लिन जिफेंग की गति बहुत तेज थी। उस घटिया आदमी को यह उम्मीद नहीं थी कि लिन जिफेंग ने उसकी कलाई पकड़ने के बाद भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लिन जिफेंग के लिए इस प्रकार के व्यक्ति से निपटना अपने हाथों को गंदा करना था। उसने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि उसने महिला स्टोर मैनेजर का चिंतित व्यवहार देखा था। जरा सोचिए, दूसरे लोग भी काम करते हैं और उन ब्रांडेड अंडरवियर को चुराने से उन्हें कितना नुकसान होगा। वे अपनी नौकरी भी खो सकते हैं। लिन जिफेंग न तो आसानी से गुस्सा होने वाला युवक था और न ही वह लापरवाह नायकत्व में शामिल होने वाला व्यक्ति था। वह चुपचाप खड़ा होकर कुछ नहीं कर सकता था, खासकर तब जब वह अभी अभी इस महिला स्टोर मैनेजर के साथ शामिल हुआ था। इसलिए उसने उसकी मदद की। लेकिन जब लिन जिफेंग ने अपनी सतर्कता कम की तो उस घटिया आदमी की अभिव्यक्ति क्रूर हो गई। उसने वास्तव में अपना मुंह खोला और लिन जिफेंग की बांह की ओर काट लिया। यदि वह सफल हो जाता तो निश्चित रूप से मांस का एक टुकड़ा नोच लेता। लिन जिफेंग ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। वह उसे सम्मान दे रहा था और यदि वह ऐसा नहीं चाहता था तो वह लिन को निर्दयी होने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता था। जैसे ही उस घटिया आदमी का मुंह लिन जिफेंग की बांह तक पहुंचने वाला था, लिन का दाहिना हाथ भूतिया तेजी से बाहर निकला। उसके हाथ का पिछला हिस्सा सीधा उस आदमी के मुंह में जा लगा। दरार।
जैसे ही उस घटिया आदमी का मुंह लिन जिफेंग की कलाई से टकराया, हड्डियों के टूटने की आवाज लगातार गूंजने लगी। छींटे। उस घटिया आदमी का मुंह खून से सना हुआ और गंदा था, उसके पीले दांत लिन जिफेंग के प्रहार से पूरी तरह से चकनाचूर हो गए थे, और लिन की आंखों में एक भयंकर चमक चमक उठी जब उसने जबरदस्ती उस आदमी की कलाई को पीछे की ओर मोड़ दिया। तुरंत ही हवा में उंगलियों की हड्डियां टूटने की आवाजें गूंजने लगी। आह! वह घटिया आदमी एक कटे हुए सुअर की तरह चिल्लाया, लेकिन लिन जिफेंग का चेहरा ठंडा और भावहीन था। उसने उसकी लगातार चीखों को अनदेखा कर दिया और अपने हाथों में बल बिल्कुल भी कम नहीं किया। उस घटिया आदमी के मुंह से खून टपक रहा था, उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया था। फिर भी लिन जिफेंग ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाया, जिससे वह घटिया आदमी जमीन पर घुटने टेकने को मजबूर हो गया। दरार! उस घटिया आदमी की 10 उंगलियां टूट गईं। वह दर्द से जमीन पर तड़प रहा था, उसकी चीखें हवा में गूंज रही थीं। लिन जिफेंग ने उसके बाल पकड़ लिए और ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें पहले ही एक मौका दिया था, बस तुम यह नहीं जानते थे कि इसका सदुपयोग कैसे किया जाए। उन ठंडे शब्दों ने एक जीवन रेखा की तरह अंततः उस घटिया आदमी को डर का एहसास कराया। उसने अपना धैर्य बनाए रखने की कोशिश करते हुए विनती की, बड़े भाई, मैं गलत था, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं सचमुच गलत था। कृपया मेरे दुखी जीवन को जाने दो, ये सब मेरी गलती है, मैं मूर्ख था। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे छोड़ दीजिए। उस घटिया आदमी को देखते हुए, उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसका मुंह खून से भरा हुआ था। लिन जिफेंग ने आखिरकार अपना आधा गुस्सा खत्म कर दिया, जमीन से अंडरवियर उठाया और चला गया, इस बात की परवाह किए बिना कि घटिया आदमी जीवित है या मर गया। उन्होंने उसे पहले ही एक अवसर दे दिया था, यह उसकी गलती थी कि वह उसे संजोना नहीं जानता था, तो फिर किसे दोषी ठहराया जा सकता है। आज उसकी 5 उंगलियां तोड़ने का उद्देश्य यह आशा करना था कि भविष्य में उसे आज का सबक याद रहेगा। इसके अलावा ऐसा करके ज़ीफेंग भी उसकी मदद कर रहा था। उसकी 5 उंगलियां तोड़ने से निश्चित रूप से उस विकृत व्यक्ति की आंतरिक दुनिया पर एक अमिट छाया पड़ जाएगी। केवल इसी तरह वह भविष्य में ईमानदार बन सकेगा और फिर कभी चोरी करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही ज़ीफेंग इन कामों का धोवस्त्रों को स्टोर मैनेजर को वापस करने वाला था, वह गलती से रास्ते में विस्फोटक स्वभाव वाली सूनी से टकरा गया। दाव अनगिनत मुठभेड़ों का कारण कैसे बन सकता है और बस यही उससे टकरा सकता है। ये तो बहुत संयोग था। सूनी, जो कई दिनों से गुस्से को दबाए बैठी थी, ने पिछली बार अपनी एक सहेली को अपंग बना दिया था और बाद में उसने जिफेंग को पुलिस स्टेशन में पकड़ लिया था। वह योग्यता प्राप्त करने के लिए उत्सुक थी, लेकिन उसे क्या पता था कि वह एक और गलती कर बैठेगी। अंततः अपनी भड़ास निकालने के लिए हॉन वेन ने बेशर्म जिफेंग को हिरासत केंद्र में फेंक दिया। इसके बाद जो हुआ वह उसके लिए अकल्पनीय था। साधारण दिखने वाले जिफेंग ने तियानयू ग्रुप की एक महिला निदेशक की मदद पाने में कामयाबी हासिल की। परिणामस्वरूप हॉन वेन के पिता को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया, जिसके कारण हॉन वेन की जांच की गई। उसके पिता डिप्टी ब्यूरो से पूर्ण ब्यूरो के पद पर आसीन हो गए, लेकिन उसने लगातार गलतियां की। उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए सूनी को यातायात पुलिस विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उनका दैनिक कार्य यातायात नियंत्रण था, जो 3 महीने के लिए निर्धारित किया गया था। उस घृणित आदमी के बारे में सोचकर जिसने उसे जबरदस्ती चूमा था, सूनी लगभग पागल हो रही थी। जब वह बिना किसी काम के आराम कर रही थी और पुलिस स्टेशन वापस जाने वाली थी, तभी उसे पता चला कि कोई व्यक्ति चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता है और दावा कर रहा है कि उनके स्टोर के अधोवस्त्र चोरी हो गए हैं। इस उग्र स्वभाव वाली महिला ने बिना किसी हिचकिचाहट के दौड़कर वहां पहुंची। ये पुण्य कमाने का मौका था। अगर वह आज इस बिगड़ैल आदमी को पकड़ लेती तो शायद उसे पदोन्नति मिल जाती। भले ही इसे पदोन्नति न मिले, फिर भी यह निश्चित रूप से ट्रैफिक पुलिस बनने से कहीं बेहतर होगा। हालांकि जब वह उसी समूह के पास पहुंची तो उसने उस लड़के को देखा जिसने उसे कई दिनों और रातों तक सोने नहीं दिया था और उसकी आंखों के सामने ही उसे जबरदस्ती चूम लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके हाथ में महिलाओं के कामुक अधोवस्त्रों का एक गुच्छा था। उसी क्षण सूनी की पुतलियां चमक से फैल गईं। जैसा कि कहा जाता है, पुराने दुश्मन सनकरी सड़क पर मिलते हैं। पिछले जन्म में देखी गई 100 झलकें इस जीवन में एकमात्र पास से गुजरने के बराबर हो सकती हैं। इस समय ज़ीफेंग सोच रहा था, मैंने अपने पिछले जीवन में कितनी बार पीछे मुड़कर देखा था, न केवल एक पास बल्कि अब एक सीधी टक्कर के योग्य होने के लिए। सूनी को बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए उसका चेहरा सख्त और सीधा देखकर ज़ीफेंग को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने कामुक अधोवस्त्र को पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं सामान वापस ले आया हूँ। उसने सोचा था कि उसने पहले ज़ीफेंग को गलत समझा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि सूनी की सारी शिकायतें एक ही पल में फूट पड़ी थीं। पिछली बार वह अभी भी संदेह कर रही थी कि क्या यह आदमी कांस्य मुखौटे वाले आदमी से संबंधित है, और अब देखो, वह दूसरों के अधोवस्त्र भी चुरा रहा था। उन रंगीन और अविश्वसनीय रूप से सेक्सी लेस अधोवस्त्र को देखकर सूनी का सुंदर चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह बिना कुछ कहे ज़ीफेंग को गौर से देखती रही। पकड़ लिया, बेशर्म बदमाश। आखिरकार आज तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। मैं इन दिनों आपके बारे में पूछताछ कर रहा हूँ।
यदि मेरे पिता ने मुझे निर्देश न दिया होता तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही पकड़ लेता था। तुमने अंततः अपना असली रंग दिखा ही दिया। आइए देखें कि आप स्वयं क्या कहना चाहते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप सचमुच उस कांस्य मुखौटे वाले आदमी से संबंधित हैं। यदि आप ऐसा करते तो आज न केवल मैं बहुत बड़ा पुण्य कमाता बल्कि एक बड़ी मछली भी पकड़ता। कांसे के मुखौटे वाले आदमी के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? सूनी गली के प्रवेश द्वार पर चुपचाप खड़ी थी, ज़िफेक से केवल कुछ दर्जन कदम की दूरी पर। एक प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी होने के नाते उसने जानबूझकर अपना हाथ अपनी कमर के पीछे रखा, जबकि वास्तव में उसके पास कोई तीर नहीं था। ये केवल ज़िफेक को डराने और उसके भागने को रोकने के लिए था। ओह! ज़िफेक पहले तो दंग रह गया, फिर उसने कहा, देखिए सुंदर अधिकारी, आपका क्या मतलब है? ये कांस्य मुखौटे वाला आदमी, मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूं। ऐसा लग रहा था कि वह कांस्य मुखौटे वाले आदमी को भूली नहीं थी और मुद्दे को उसी के साथ उलझाना चाहती थी। कांस्य मुखौटे वाले आदमी के बारे में उसे बहुत कम जानकारी थी, संभवतः ये सिर्फ एक संदेह था। ज़िफेक मूर्ख नहीं था उसके साथ ऐसी छोटी मोटी चालें खेलना। 144 अध्याय 143 यह आदमी बस एक काया है। अध्याय 143 यह आदमी बस एक काया है। मेरे साथ नाटक करना बंद करो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ नहीं जानता। मैं आपको बता दूं, मैं सूनी लंबे समय से आप पर नजर रख रही हूं। अपने सामने खड़े उस बेशर्म आदमी को देखकर, जिसने उसकी कई रातों की नींद हराम कर दी थी, सूनी को अब उससे सख्त नफरत होने लगी। यद्यपि उसने ये कहा, फिर भी वह अंदर से थोड़ा झिझक रही थी। उसे डर था कि वह वास्तव में कोई हताश अपराधी है। दिखावा दिखावा, अरे बाप रे। ऑफिसर ब्यूटी, मेरी तरफ देखो। मैं इतना ईमानदार दिखता हूं, मैं ऐसा दिखावा कहां कर सकता हूं। अगर मैं ऐसा करती भी तो मैं लहसुन होने का नाटक नहीं कर सकती थी। लिन ज़िफेक ने उसके साथ शरारती मजाक किया और आगे कहा, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, तुम मुझ पर फिदा नहीं हो रही हो, है ना? बहुत देर से मुझे देख रहे हो। क्या मजाक? बकवास बंद करो और अपने हाथ ऊपर करके दीवार से लगाओ। सूनी चिल्लाए। मैं क्यों? लिन ज़िफेक को दुख हुआ। मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है? क्या ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैंने तुम्हें एक बार चूमा था? क्या आपको इसका बदला लेने की जरूरत है? मुझे अब शक है कि तुम अंडरवियर से जुड़ी एक डकैती के मामले में शामिल हो। मुझे तुम्हें पूछताछ के लिए वापस थाने ले जाना होगा। जब सूनी ने अंडरवियर शब्द का जिक्र किया तो उसने थोड़ा शर्माते हुए चेहरे से लिन ज़िफेक के हाथ में पकड़े हुए सेक्सी अधोवस्त्र की तरफ देखा। अधिकारी सू, कृपया अगली बार लोगों को गिरफ्तार करने से पहले अपने तथ्य ठीक कर लें। सूनी को उसके हाथ में अंडरवियर की ओर देखते हुए लिन ज़िफेक तुरंत समझ गया कि वह क्या कहना चाह रही थी। ये सारा अंडरवियर मैंने अभी अभी एक अपराधी से बहादुरी से बरामद किया है और मैं इसे अधोवस्त्र की दुकान में वापस करने वाला हूँ। आपकी यह अनुचित धमकी मुझे सचमुच डराती है। मैं हाल ही में अस्पताल गया था और डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे हृदय रोग है। मैं इतना डर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर बाद में मैं आपसे डर जाऊं और मर जाऊं तो क्या आप इसके परिणाम भुगत सकते हैं? बकवास बंद करो, मुड़ो। सूनी पहले से ही बुरे मूड में थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि आज उसे सड़क पर इस जोकर का सामना करना पड़ेगा, जो अब भी पहले की तरह ही घिनौना और बेशर्म है। इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है? हालांकि सूनी ने बहुत से बेशर्म लोग देखे थे, लेकिन आज पहली बार उसका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ जो पूरी तरह से बेशर्म था। अगर मैं न कह दूं तो क्या होगा? लिन ज़िफेक अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ और ऐसा अभिनय करते हुए जैसे कि उसे कुछ भी परेशान नहीं कर सकता, शांत भाव से सेक्सी अधोवस्त्र के साथ खेलता हुआ जानबूझकर सूनी के सामने उनके साथ पोज दे रहा था। आप? लिन ज़िफेक को सूनी के सामने काले फीते वाली पैंटी पकड़े देखकर उसका गुस्सा तुरंत भड़क गया। दांत पीसते हुए उसने कहा, ठीक है, तुम बेशर्म चीज हो। ऐसा लगता है कि इस महिला को आपको कुछ रंग दिखाने की जरूरत है, अन्यथा आप मुझे गंभीरता से नहीं लेंगे, है ना? ये कहते हुए सूनी ने धीरे धीरे अपनी जैकेट के बटन खोलने शुरू कर दिए। तुरंत लिन ज़िफेक की आंखें चमक उठी और उसने अजीब तरह से कहा, यह अधिकारी सू, ये बिल्कुल उचित नहीं है। हम शहर के बीच में हैं। हम शहर के बीच में? शहर का मध्य भाग क्या कर सकता है? यहाँ की महिला तुम्हें यहीं पीटेगी और अगर तुम बाद में मुझ पर मुकदमा भी कर दोगे तो भी कोई गवाह नहीं होगा। हम अब डर गए हो? सूनी ने ठंडी सांस ली, ये देखकर कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही वह घबरा गया था। अभी तो आप सख्त व्यवहार नहीं कर रहे थे, आप तो पहले से ही झुक रहे हैं। कितना बेकार आदमी है। लिन ज़िफेक के उन्मत्त व्यवहार को देखकर सूनी उसके प्रति तिरस्कार से भर गई, यहाँ तक कि उसने तिरस्कार में अपने नथुनों से ठंडी खर्राटे भी निकाले। ओह, मैं डरा हुआ नहीं हूँ, बस मुझे इसकी आदत नहीं है, लिन ज़िफेक ने चिंतित होकर चारों ओर देखते हुए कहा। उसका चेहरा द्वंद्व में मुड़ गया था, मानो वह सोच रहा हो कि आगे क्या कहानी मोड़ लेगी। वास्तव में तुम्हें डर नहीं लगा? लिन ज़िफेक के चालाक व्यवहार को देखकर सूनी हैरान रह गई। उसकी यह बात सुनकर उसे भी अजीब लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह उसे मारे और फिर भी वह डरे नहीं?
क्या वह सचमुच कांस्य मुखौटे वाला आदमी हो सकता है? अगर अधिकारी सू वास्तव में इस पर जोर देते हैं, भले ही मैं डर जाऊं, मुझे इसे सहना होगा। अलावा, अच्छा, बेहतर होगा कि मैं यह न कहूं, मुझे इसका उल्लेख करने में भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। बोलते समय वह एक शर्मीली छोटी महिला की तरह मुद्रा में था तथा अपने हाथों से अपनी छाती को सहला रहा था, मानो वह एक महिला हो जिसका कोई पुरुष फायदा उठाने वाला हो। यहाँ तक कि सूनी की भौहें भी कसकर हुक में गुंथी हुई थीं। वह समझ नहीं पाई कि वह क्या सोच रहा था। यदि आप डरे हुए हैं तो बस अपना व्यवहार ठीक रखें। मैं 3 तक गिनूंगा और आप अपने हाथ ऊपर उठाकर दीवार के सहारे टिक जाएंगे। मेरे आदेश के बिना पीछे मत मुड़ना, सूनी ने सख्ती से डांटा। लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद लिन जिफेंग के चेहरे पर शर्मिंदगी और गहरी हो गई और वह हकलाते हुए बोला, ये बहुत अच्छा नहीं है ना? अगर तुम खेलना भी चाहते हो तो पीछे से मेरे पास मत आना। मेरा मतलब है, मेरे जैसे बड़े आदमी के साथ आपने पीछे से ऐसी अनुपयुक्त जगह पर खेला, क्या आपको शर्मिंदगी नहीं हुई? मैं यहाँ शर्मा रहा हूँ। कैसा रहेगा? क्या हम आज रात को एक कमरा ले लें? उसने सूनी के इरादों को पूरी तरह से तोड़ दिया। एक मजबूर मुस्कान के साथ आगे झुक गया, जैसे कि सूनी उसके साथ अवांछित तरीके से व्यवहार कर रही हो। दुनिया में अब भी ऐसे अजीब लोग कैसे पैदा होते हैं? अचानक सूनी का गोरा मासूम चेहरा गहरा लाल हो गया। अपने अंदर के गुस्से को फूटने से बचाते हुए उसने लगभग जबरदस्ती दबाते हुए लिन जिफेंग की छाती पर एक मुक्का मारा और बुदबुदाया, बेवकूफ, मैं आज पूरी ताकत लगा रहा हूं। तुम इतने घिनौने क्यों हो? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं इतना बुरा हूं? भले ही आप सहमत हो, मैं नहीं। ये देखकर कि उसका उद्देश्य पूरा हो गया है, लिन जिफेंग ने मन ही मन हंसी और बाएं और दाएं चकमा दिया, जिससे सूनी द्वारा क्रोध में किए गए हमले से बचा जा सका। हताश होकर वह शहर की पैदल सड़क पर चिल्लाया, पुलिस लोगों को पीट रही है, पुलिस किसी को मार रही है, मदद करना। लिन जिफेंग ने मदद के लिए चिल्लाने में अपने कुंग फू कौशल का भरपूर उपयोग किया, जबकि पीछे चल रही सूनी इतनी क्रोधित थी कि वह फटने वाली थी। वह उसे ऐसी अभद्रता से कैसे तुलना कर सकता है, मानो वह कोई प्रलोभनकारी स्त्री हो। क्या वह सचमुच इतनी बेकार हो सकती है? सूनी को सबसे ज्यादा चिढ़ इस बात से हुई कि लिन जिफेंग सिर्फ असहायता और तबाही से भरा चेहरा दिखा रहा था। क्या उसके साथ ऐसा व्यवहार करना उसके लिए सचमुच अपमानजनक था? हालांकि जब सूनी ने उसका पीछा करना जारी रखा तो उसके घूंसे लिन जिफेंग के शरीर पर लगे, जिससे वह लगभग लड़खड़ा गया। क्या वह वास्तव में कांस्य मुखौटे वाला आदमी नहीं हो सकता था? उसकी अनाड़ी दौड़ देखकर सूनी को भी अपने संदेह पर संदेह होने लगा। लेकिन जब वह दोबारा उसके पास पहुंची तो उसने उसके पेट पर जोरदार लात मारी। रात के धुंधलेपन के कारण सूनी यह नहीं बता सकी कि उसने किसी अधिक संवेदनशील हिस्से पर चोट की है या नहीं। लिन जिफेंग एक तोप के गोले की तरह बाहर निकला और फिर से बुरी तरह चिल्लाया। तभी सूनी को एहसास हुआ कि यह आदमी पूरी तरह से काया है और इसका कांस्य मुखौटे वाले आदमी से कोई संबंध नहीं है। उसके पास न तो कोई कौशल था और न ही गति, और उसके द्वारा लात मारने मात्र से ही वह रेत के बोरे की तरह उड़ गया। सोचिए, इतने दिनों तक वह उसे ही कांसे का मुखौटा पहने हुए आदमी समझती रही थी। पता चला कि यह आदमी तो बस एक काया था, और यदि उसमें कांस्य मुखौटे वाले आदमी का थोड़ा सा भी कौशल होता तो वह भगवान को बहुत धन्यवाद देने के लिए पर्याप्त होता। 145 अध्याय 144 मैं बस वही करने की कोशिश कर रहा हूं जो सही है। अध्याय 144 मैं बस वही करने की कोशिश कर रहा हूं जो सही है। ये औरत सचमुच बहुत जोर से मारती है। सौभाग्य से मैंने अभी अभी अपने हाथ से उसकी लात रोक ली, वरना वह सचमुच बहुत बड़ा झटका दे देती। जमीन पर लेटकर लिन जिफेंग ने चुपके से थोड़ा पसीना पोंछा। सूनी की लात वास्तव में लिन जिफेंग ने जानबूझकर उसे मारने दी थी। फिर उसने एक दृश्य का मंचन करने के लिए रात का फायदा उठाया। इससे भविष्य में उसकी पहचान के बारे में उसका संदेह दूर हो जाएगा और परेशानी से बचा जा सकेगा। यदि पुलिस पूरे दिन उस पर नजर रखे तो सोचिए, उसे शौचालय जाने में भी असहजता महसूस होगी। लिन जिफेंग को जमीन पर पड़ा और पीड़ा में चिल्लाते हुए देखकर सूनी के चेहरे पर आत्मसंतुष्टि के भाव दिखाई दिए। उसने यह नहीं सोचा था कि उसके पैरों की ताकत इतनी अद्भुत होगी। वह सोचती थी कि वह एक ही किक से किसी बड़े आदमी को उड़ा सकती है। ऐसा लगता है कि उसे भविष्य में उन लोगों के साथ और अधिक प्रशिक्षण लेना चाहिए। इस समय सूनी को लिन जिफेंग को घायल करने का कोई अफसोस नहीं था। भले ही वह कांस्य मुखौटे वाला व्यक्ति नहीं था, फिर भी उसे चोरी के अंडरवियर के ढेर के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। उसके लिए सिर्फ डकैती का आरोप ही काफी था। इसके अलावा वह एक अधिकारी पर हमला करने का आरोप भी जोड़ सकती है और फिर वह सुरक्षित हो जाएगी। उनके जैसे लोगों के लिए दया कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। आउच, आउच, मैं मर रहा हूं, कोई मारा गया है, मैं लगभग मर जाऊंगा। लिन जिफेंग जमीन पर आधा लेट गया, जानबूझकर पीड़ा भरी अभिव्यक्ति करते हुए। फिर उसने अपने पेट को दोनों हाथों से ढक लिया और जितनी जोर से हो सके चिल्लाने लगा, क्योंकि कानून उसके पक्ष में था। क्या तुम मर चुके हो? जैसे जैसे लिन जिफेंग की चीखें तेज होती गई, सूनी को आश्चर्य हुआ कि क्या उसने बहुत जोर से लात मारी थी। यदि उसने गलती से उसे लात मारकर मार डाला तो ये सचमुच एक नुकसान होगा।
ओह, भले ही मैं अभी मरा नहीं हूं, लेकिन मेरे पास केवल आधा जीवन बचा है। आउच। हम्फ। वह चोरी करने के लिए किसी की दुकान में घुसकर अंडरवियर चुराने के लिए मौत की सजा का हकदार था। अगर आज तुम्हें पीट पीट कर मार भी दिया जाए तो भी कोई तुम पर दया नहीं करेगा। सूनी दोहरे व्यक्तित्व वाली व्यक्ति थी। अच्छे लोगों के प्रति वह हमेशा दयालु रही थी, खासकर जब वह टीवी पर उन गरीब भूखे अफ्रीकी शरणार्थियों को देखती थी तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते थे। लेकिन अपराधियों का सामना करते समय वह कभी पीछे नहीं हटती थी। वह अपने हृदय की गहराई तक जिद्दी थी। भले ही वह जानती थी कि वह उससे निपट नहीं सकती, फिर भी सूनी बिना लड़े कभी हार नहीं मानती थी। लिन जिफेन को अश्लील अंडरवियर का एक गुच्छा पकड़े हुए देखकर कोई भी ये बता सकता था कि वह कितना विकृत व्यक्ति था। इसमें यह भी जोड़े कि कैसे उसने पुलिस की गाड़ी में उसके साथ छेड़खानी की और पुलिस स्टेशन में उसे जबरदस्ती चूमा। लिन जिफेन पहले से ही नरक के 18वें स्तर पर सूनी के दिमाग में बसा हुआ था। जैसे ही सूनी लिन जिफेन को हथकड़ी लगाने जा रही थी, गली के अंत से तेजी से कदमों की आहट सुनाई दी। सूनी ने अपने बाल ठीक किए और धुंधली रात में उसने 3 महिलाओं को अपनी ओर आते देखा। पता चला कि वे अधोवस्त्र स्टोर की मैनेजर थीं, जो अभी अभी पुलिस को बुलाने की कोशिश कर रही थीं। जब अधोवस्त्र स्टोर मैनेजर ने लिन जिफेन को जमीन पर आधा पड़ा हुआ और दर्द से चीखते हुए देखा तो वह पूरी तरह से हैरान रह गई। मैनेजर और 2 क्लर्कों ने सूनी को सावधानी से देखा। सूनी ने सोचा कि वे तीनों निश्चित रूप से भावुक हो जाएंगे तथा एक जन पुलिस अधिकारी के रूप में उनकी लगातार प्रशंसा करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही वह अंदर से थोड़ा आत्मसंतुष्ट महसूस कर रही थी, अधोवस्त्र स्टोर के मैनेजर ने मूर्खतापूर्ण तरीके से सूनी से कहा, तुम क्या कर रही हो? ये देखकर सूनी को थोड़ा मजा आया। मैं तुम्हारे लिए चोर पकड़ रहा हूं और तुम मुझे ऐसे देख रहे हो। क्या तुमने अभी पुलिस को फोन नहीं किया? आपने कहा कि किसी ने आपकी दुकान से चोरी की है और अब मैंने उसे पकड़ लिया है। बाद में मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, बयान दो और सब कुछ समझाओ। सूनी ने अपनी ट्रैफिक पुलिस वर्दी को बड़े करीने से सीधा किया। आज लिन जिफेन को पकड़ने पर खुद पर प्रसन्नता महसूस करते हुए उसने एक महत्वपूर्ण कर्तव्य पूरा किया। उन्होंने भविष्यवाणी की कि उन्हें निश्चित रूप से बहाल कर दिया जाएगा। कम से कम 3 महीने तक वरिष्ठों द्वारा उनका उल्लेख सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब अधोवस्त्र स्टोर प्रबंधक 2 क्लर्कों के साथ आगे आया और लिन जिफेन को खड़ा होने में मदद की। फिर सूनी पर व्यंग्य करते हुए कहा, तुम पुलिस वाले आखिर कर क्या रहे हो? आप स्थिति का उचित आकलन किए बिना किसी को कैसे चोट पहुंचा सकते हैं? लिन जिफेन को जमीन पर आधा पड़ा हुआ देखकर स्टोर मैनेजर थोड़ा नाराज हुआ। स्पष्टतः ये वही घटिया आदमी था जिसने उनकी दुकान से चोरी की थी, तो अब लिन जिफेन को ही क्यों पीटा जा रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी हैं, फिर आप इस तरह दखलंदाजी क्यों कर रहे हैं? उस क्षण स्टोर मैनेजर के लिए यह मायने नहीं रखता था कि सूनी पुलिस अधिकारी है या नहीं। उनकी नजर में पुलिस और डाकुओं में कोई अंतर नहीं था। क्या कहा आपने? मैं तुम्हारे लिए चोर पकड़ती हूं और तुम मुझसे ऐसे बात करते हो? सूनी भी गुस्से में थी। क्या उसने सचमुच गलत व्यक्ति को पकड़ लिया होगा? उन्होंने कहा, गिरफ्तारी में कोई गलती नहीं हुई है। आप वास्तव में शुरू से ही गलत थे। ये वह नहीं था जो हमारे अधोवस्त्र स्टोर से चोरी कर रहा था, यह कोई और था। तो फिर उसके हाथों में अभी भी अधोवस्त्र का ढेर क्यों है? जिफेन को सेक्सी अधोवस्त्रों का एक गुच्छा पकड़े हुए देखकर सूनी शर्माने लगी। महिलाओं के बीच युद्ध पुरुषों के बीच युद्ध से कम भयंकर नहीं है। यदि वे झगड़ना शुरू कर दें तो ये सचमुच भयावह होता है। लगभग हाल ही में आए लोकप्रिय नाटक में दिखाए गए सुंदर लेकिन षड्यंत्रकारी महिलाओं के बारे में दिखाए गए षड्यंत्रों जैसा। कभी किसी महिला को अपमानित न करें। यदि एक रात अचानक आपको पता चले कि आपका अंडरवियर भी गायब है तो आप किसे दोषी ठहराएंगे? मैं उनके लिए एक चोर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपके अचानक प्रकट होने से न केवल गलतफहमी पैदा हुई बल्कि आपने मुझे मारा भी। क्या इस दुनिया में न्याय नहीं है? मैं आज एक अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा था और पुलिस ने मुझे पीट दिया। इसके बाद कौन मेरी तरह धर्मपूर्वक कार्य करने का साहस करेगा? इस समय ज़ीफेक, जो दीवार के सहारे झुका हुआ था, अंततः उठ खड़ा हुआ और उसका चेहरा शिकायतों से भरा हुआ था, मानो बिना किसी कारण की सड़क पर चलते समय उसे गलत तरीके से सड़े अंडे से मारा गया हो। क्या आपने जो कुछ कहा वह सब सच है? सूनी का सुंदर चेहरा लाल हो गया। उसे लगा जैसे उसने आज एक और गलती कर दी है। ऐसा क्यों है कि हर बार जब वह इस बदमाश का सामना करती है तो न केवल वह जीत नहीं पाती बल्कि वह अपनी ही गलतियों के कारण फंस जाती है? बेशक ये सच है। आपने क्या सोचा? स्टोर मैनेजर की सहानुभूति पाने के उद्देश्य से जिफेंग ने अपनी अभिव्यक्ति को और अधिक पीड़ादायक बनाने की कोशिश की। तो फिर क्या आप माफी नहीं मांगेंगे? किसी को मारने पर कम से कम चिकित्सा व्यय के लिए मुआवजा मिलना चाहिए, है ना? महिला स्टोर मैनेजर को हमेशा से ही ज़ीफेक के बारे में अच्छी धारणा थी। उसकी कलाई पर कंगन देखकर वह समझ गई कि उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि खराब नहीं हो सकती। उससे माफी मांगू? क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैं, सूनी, ने अपने जीवन में कभी किसी से माफी नहीं मांगी। अगर हिम्मत है तो मुझे पुलिस स्टेशन में ढूंढो। सूनी अपने गुस्से के बावजूद खुश थी। आप
सुंदर स्टोर मैनेजर शर्मा गई, सूनी के उग्र प्रत्युत्तर से अचंभित हो गई, जवाब देने में असमर्थ हो गई। चलो इसे जाने देते हैं, क्योंकि यह सब एक गलतफहमी है और चूंकि सभी वस्तुएं बरामद कर ली गई हैं, तो चलो इस मुद्दे को कम से कम करें और हर कोई वापस जा सकता है। जैसे जैसे दोनों महिलाओं के बीच तनाव बढ़ता गया, ज़ीफेंग को वास्तव में चिंता होने लगी। यदि वे सचमुच फट गए तो उसे ही कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने शांति स्थापित करने का निर्णय लिया और उन्हें शांतिपूर्वक मामले को संभालने दिया। सुंदर स्टोर मैनेजर को अधोवस्त्र सौंपने के बाद और ज़ीफेंग के बहुत समझाने के बाद वह गुस्से में ही वहां से चली गई। लेकिन सूनी खुद को ज़ीफेंग की ओर नाराज नजर से देखने से नहीं रोक सकी। क्या इससे दर्द होता है? ओह, यह एक करीबी कॉल था, लगभग मेरे भाई को वहां नीचे लात मार दी। तो क्या इससे दर्द होता है? क्या आप कर सकते हैं? क्या तुम इतनी बेरुखी से बात नहीं कर सकते? सूनी तड़क उठी। ठीक है, मेरे पास अब आपसे बात करने का समय नहीं है। हम शायद फिर कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए अलविदा अधिकारी सू। सूनी की चतुर आंखों को चारों ओर देखते हुए ज़ीफेंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह जल्दी से बाहर निकल गया। 146 अध्याय 145 पत्नी मैं गलत था। अध्याय 145 पत्नी मैं गलत था। पिछले कुछ दिनों में उसने उसके खिलाफ जो अपराध किए थे उन्हें देखते हुए अगर इस महिला को वह याद आया या उसने बस वो महसूस किया और लिन ज़ीफेंग पर इसका गुस्सा निकालने का फैसला किया तो ये पूरी तरह से नुकसानदायक होता। कम से कम लिन ज़ीफेंग को पता था कि कब संकेत समझकर वहां से चले जाना है। चूंकि अंडरवियर स्टोर मैनेजर को वापस कर दिया गया था और सच्चाई सामने आ गई थी, इसलिए यदि वह अब नहीं गया तो कब जाएगा? तुम वहीं रुक जाओ। जैसे ही लिन ज़ीफेंग ने भागने के बारे में सोचा, सूनी अभी भी उसे जाने देने को तैयार नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि आज वह फिर से उसके साथ उलझ जाएगा। लिन ज़ीफेंग भी उलझन में था। वह सोच रहा था कि उसने अपने ऊपर किस तरह का दुर्भाग्य ला दिया है। यद्यपि वह महसूस करता था कि वह महिलाओं के मामले में काफी भाग्यशाली है, फिर भी वह हमेशा उनके साथ अनसुलझी परिस्थितियों में क्यों फंस जाता था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह स्वाभाविक रूप से स्त्री अभिशाप या किसी अन्य कारण से अभिशप्त था? असहाय होकर लिन ज़ीफेंग ने मुड़कर एक सूखी हंसी हंसी। मैं कहता हूँ अधिकारी सू, यह क्या है? आप मुझे जाने नहीं दे सकते और आप मुझे चाय या खाने पर आमंत्रित करना चाहते हैं। आपको रात्रि भोजन के लिए आमंत्रित करें। मुझे वैसा क्यों करना चाहिए? मुझे तुम्हारा कुछ भी देना नहीं है। बकवास बंद करो। मुझे अब शक है कि तुम चोरी के मामले में शामिल हो। कृपया मुझे अपना पहचान पत्र दिखाओ। हाँ, मुझसे बात करके आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो। आप अभी भी बहुत हरे हैं। जब मैं सैनिक था तो कौन जानता है कि मैंने कितने अपराधियों से निपटा था। जब भी सूनी पुलिस स्टेशन में हुई घटना के बारे में सोचती तो उसे बहुत गुस्सा आता। वह भूलना चाहती थी, लेकिन उसे अपने दिमाग से मिटाना मुश्किल था। अब जबकि वह उससे फिर टकरा गई थी तो उसे कुछ रंग दिखाने का समय आ गया था। ओह, मैं कहता हूँ ऑफिसर सू, आप सचमुच कुछ खास हैं। क्या अंडरवियर चोरी का मामला अभी स्पष्ट नहीं हुआ? क्या आप जानबूझकर झगड़ा कर रहे हैं या क्या? अगर तुम्हें लगता है कि मैं सुंदर हूँ तो सीधे कह दो, मैं आज रात तुम्हारी हो जाऊंगी और तुम मुझे रख भी सकते हो, इसलिए मुझे अब अपना चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है। इस बिंदु पर लिन ज़ीफेंग को वास्तव में कोई परवाह नहीं थी। ये स्पष्ट था कि वह उसे पाने के लिए बाहर थी और भले ही वह मूर्ख था, वह ये देख सकता था। तुम। सूनी का चेहरा लाल हो गया। उसके जीवन में कभी किसी आदमी ने उससे ऐसी बात नहीं कही थी। आमतौर पर लोग सिर्फ उसे आर्थिक रूप से सहायता देना चाहते थे, लेकिन आज एक आदमी उससे उसका समर्थन करने के लिए कह रहा था। ये कैसी दुनिया है? आजकल आदमी इतना बेशर्म कैसे हो गया? क्या तुम आदमी भी हो? सूनी गुस्से में थी। उसका चेहरा लाल हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। एक आदमी? हे, अगर अधिकारी सू जानना चाहते हैं कि मैं एक आदमी हूं या नहीं तो क्यों न हम आज रात एक होटल में चेक इन कर लें। मैं वादा करता हूं कि आप संतुष्ट होंगे और आप निश्चिंत रह सकते हैं। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। लिन ज़ीफेंग ने अश्लीलता से मुस्कुराया और अपना नीच चेहरा सूनी के सुंदर चेहरे के करीब झुका दिया। उसकी आंखें, जो किसी बुरे इरादे से नहीं थीं, धीरे धीरे सूनी की जांघों पर चली गईं, मानो उसके शरीर का जायजा ले रही हो। अपना पहचान पत्र सौंपो। मैं तुम पर पुलिस के काम में बाधा डालने का आरोप लगा रहा हूं। यदि आप सहयोग नहीं करते हैं तो मुझे आपको अपने साथ रखने का अधिकार है। सूनी घबरा गई। मैं क्यों करूं? लिन ज़ीफेंग ने अपनी पलक उठाने की भी जहमत नहीं उठाए, मानो उसने सूनी को अपनी आंखों में रखा ही न हो। हे, क्यों? क्या पुलिस को अपनी जांच करने के लिए किसी कारण की आवश्यकता होती है? ईमानदारी से अपना पहचान पत्र सौंप दो, वरना सावधान रहो, मैं तुम्हें थाने तक घसीटकर ले जाऊंगी और जंजीरों से जकड़ दूंगी। बोलते बोलते उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसके मुंह के कोनों पर एक हल्की सी ठंडी मुस्कान उभर आई। बच्चे, तुम कितने घमंडी हो। क्या पुलिस को कोई कारण चाहिए? आपने अभी जो कुछ मुझसे कहा है उसके आधार पर मुझे आपको गिरफ्तार करने का अधिकार है। यह मेरी विधि है। मुझे अपमानित करो, मेरे साथ छेड़खानी करो और जब बाघ अपनी ताकत नहीं दिखाता तो तुम सचमुच सोचते हो कि मैं एक बीमार बिल्ली हूँ। हाँ,
मैंने कहा, ऑफिसर सू, आप मेरा आईडी देखना चाहते हैं, मेरा नाम जानना चाहते हैं, है ना? खैर, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ, इसलिए मेरे कई प्रशंसक हैं। लेकिन संयोगवश यदि आप वास्तव में मुझे पसंद करते हैं, तो आपको ये सब परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अपना नाम और यहाँ तक कि अपना मोबाइल नंबर भी दे दूंगी। यदि आप कभी भी ऊब महसूस करते हैं या कुछ भी, तो आप मुझे किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। हे, आप क्या कहते हैं, ऑफिसर सू? लिन जिफेंग ने लापरवाही से एक सिगरेट सुलगाए। ऐसा लग रहा था कि वह अभी अभी जो कुछ भी हुआ था उसे भूल गया है, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था, जिससे सुनी को उस पर दया आ गई। किसी की चमड़ी इतनी मोटी कैसे हो सकती है? एक पुलिस अधिकारी के रूप में किसी भी समय किसी भी स्थान पर अपराध को रोकना या उसकी घटना पर अंकुश लगाना मेरा दायित्व है। अब मुझे आप पर संदेह है, और यद्यपि आपको चुप रहने का अधिकार है, फिर भी आपको मेरे कर्तव्य में सहयोग करना चाहिए, जब तक कि आप एक सामान्य नागरिक न हो। सुनी एक सिविल सेवक के रूप में अपने पद का फायदा उठाते हुए स्पष्टतः अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रही थी। लेकिन लिन जिफेंग निश्चित रूप से आसान व्यक्ति नहीं था। हंसते हुए उन्होंने कहा, अधिकारी सू, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि आप अभी ड्यूटी पर नहीं हैं, है ना? और क्या आपने ट्रैफिक पुलिस की वर्दी नहीं पहनी है? क्या आप मुझे ये बताना चाहते हैं कि आप हम नागरिकों द्वारा दिए गए कर के पैसे को केवल हम दयालु और सरल नागरिकों को परेशान करने के लिए बर्बाद करते हैं? आप सचमुच अपने बारे में बहुत अधिक सोचते हैं। इसके अलावा, भले ही हमारे बीच पहले कुछ गलतफहमियां हुई हों, लेकिन आप मुझसे चिपके नहीं रह सकते। भले ही मैं 10,000 कदम पीछे हट जाऊं और कहूं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं सुंदर हूं, आप इतनी जिद करके मुझसे पहचान पत्र नहीं मांग सकते, है ना? तुम बहुत ज्यादा हो रहे हो, कमीने। तुम सच में सोचते हो कि मैं, सुनी, इतनी आसानी से धमकाई जा सकती हूं, है ना? आपको बता दूं कि मैं सेना से आया हूं। अगर मैं आज तुम्हें तब तक नहीं हराऊंगा जब तक तुम अपने दांत जमीन में नहीं ढूंढ रहे होगे, तब तुम सचमुच नहीं जान पाओगे कि मैं कितना सक्षम हूं। लिन जिफेंग के उत्तेजक शब्दों से चिढ़कर सुनी अब पूरी तरह से क्रोधित हो गई थी। उन्होंने ये भी सोचा कि इतने वर्षों तक पुलिस बल में रहने के दौरान उन्होंने कभी भी मलेशिया में पाए जाने वाले जानवरों जितनी मोटी खाल वाले जानवर का सामना नहीं किया था। अगर उसने आज उसे सबक नहीं सिखाया तो वह आगे कैसे बढ़ पाएगी? गुस्से से भरे चेहरे के साथ उसने धीरे धीरे अपनी पुलिस वर्दी के बटन खोलने शुरू कर दिए। उसे बटन खोलते देख लिन जिफेंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके शब्दों ने उसे छिपने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी? क्या वह अबलानी से प्रेरित होकर या शायद उससे प्रेरित होकर स्वयं को उसके प्रति समर्पित करने के लिए तैयार थी? ध्यान रहे, जैसे ही सुनी ने अपने बटनों को आधा किया, उसने अचानक लिन जिफेंग के चेहरे पर एक बहुत ही सामान्य लंबी मुट्ठी फेंकी। उसे संदेह न हो, इसके लिए लिन जिफेंग ने जानबूझकर अपनी प्रतिक्रिया धीमी कर दी। अपने दाहिने हाथ से उसने उसे रोक लिया और ठीक समय पर उसने अपनी कैप्चरिंग स्किल से उसे पकड़ लिया। फिर उसने जोर से दबाया। आह, ये दुखदायक है, ये दुखदायक है, लिन जिफेंग चिल्लाया। दर्द हो रहा है क्या? ये तुम्हें ये बताने के लिए है कि दर्द क्या होता है, वरना तुम सच में नहीं जानते कि आसमान कितना ऊंचा है। लिन जिफेंग को जल्दी से नीचे गिरा हुआ देखकर सुनी के चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। अधिकारी सू, अगर आपने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं अपनी अंतिम चाल चलूंगा। अंतिम कदम? अंतिम कदम क्या होगा? सुनी अचंभित रह गई। फिर उसने मन ही मन सोचा, वह वास्तव में रहस्यमय नकाबपोश आदमी नहीं हो सकता, है ना? उसकी आंखों में भी उत्सुकता की झलक दिखाई दी। वह वास्तव में उसकी अंतिम चाल देखना चाहती थी, ये देखना चाहती थी कि वह उसके साथ क्या कर सकता है। अंतिम कदम? चलो, मैं सचमुच तुम्हारी अंतिम चाल देखना चाहता हूँ, ये देखना चाहता हूँ कि तुम कौन सी चाल चल सकते हो। आपने इसके लिए पूछा? लिन जिफेंग ने एक गंभीर चेहरा बनाया, फिर अचानक उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से दयनीय हो गई और वह पैदल यात्री सड़क की ओर उन्मादपूर्ण ढंग से चिल्लाया, पत्नी, मैं गलत था। पत्नी, मैं सचमुच गलत था। आज रात एक युवा महिला के साथ बस कुछ ड्रिंक्स ली थी। क्या आपको अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए? आखिरकार मैं तुम्हारा पति हूँ। बोलते समय लिन जिफेंग ने अपनी आवाज को यथासंभव दयनीय बना दिया। उनके चारों ओर दर्शक थे जो उंगलियां उठा रहे थे और बुदबुदा रहे थे। यह महिला बहुत क्रूर है। उसके अपने पति ने सिर्फ 1 या 2 ड्रिंक्स ली थी और वह उसे सार्वजनिक रूप से पीटने से रोककर उसे थोड़ी भी गरिमा नहीं दे सकती। तुरंत ही सुनी का आशा भरा चेहरा अत्यंत पीला पड़ गया। यह उसका अंतिम कदम था। 147 अध्याय 146 इतिहास का सबसे शक्तिशाली चुंबन अध्याय 146 इतिहास का सबसे भयंकर चुंबन। लिन जिफेंग की चीखों के कारण अधिक से अधिक युवा पुरुष और महिलाएं, साथ ही बुजुर्ग पुरुष और महिलाएं चारों ओर इकट्ठा हो गए। चीन में इस तरह के तुच्छ मामले जनता को और भी अधिक आकर्षित करते थे। कुछ ही देर में दर्जनों दर्शक वहां जमा हो गए। भीड़ ने देखा कि सुनी लिन जिफेंग को एक कोने में दबा रही है और उस पर गलत काम करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। यह महिला बहुत कठोर है ना? अपने ही पति पर इतना अत्याचार कर रही हो। अगर तुमने ऐसी पत्नी से शादी की तो तुम अच्छा जीवन कैसे जी सकोगे?
बिल्कुल, मुझे ऐसी पत्नी कभी नहीं मिलेगी, भले ही आप मुझे मार डालें, ये बहुत ज्यादा दबंग गई है। यदि पति कहीं मौज मस्ती के लिए बाहर जाता है तो वे घर पर इस बारे में बात कर सकते हैं, है ना? इसके बजाय वह उसे कोई सम्मान नहीं देती और सार्वजनिक रूप से अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार करती है। ये बहुत हिंसक है। हाँ, ये सही है। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि मेरे बेटे को ऐसी प्रेमिका न मिले। अन्यथा उसका जीवन कैसा होगा? यदि वह अपने पति के प्रति इतनी कठोर है तो कल्पना कीजिए कि हम बुजुर्गों के लिए ये कितना बुरा होगा। इस समय विभिन्न आरोप और चर्चाएं गूंज रही थीं, विशेष रूप से बुजुर्गों की ओर से। कुछ लोग लिन जिफेन के प्रति अन्याय की भावना से भी आगे आए। आखिरकार पुरुष होने के नाते हम तो जन्मजात ही ऐसी आदतें लेकर पैदा हुए हैं, तो हम महिलाओं को हमारे साथ ऐसा व्यवहार करने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? भले ही इसमें शामिल व्यक्ति इसे सहन कर ले, लेकिन हम दर्शक इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे महोदया, यदि आपको अपने पति से निपटना भी पड़े तो आप उसे इतने लोगों के सामने सजा तो नहीं दे सकती। जो भी हो, क्या आप घर पर इस बारे में बात नहीं कर सकते? तुम अपने पति को कोई चेहरा क्यों नहीं देती? आखिरकार वह अभी भी एक बड़ा आदमी है। मेरी बात सुनो, अपने पति को घर ले जाओ और धीरे धीरे बातें करो, ठीक है? अब तक सूनी गुस्से से लगभग पागल हो चुकी थी। लिन जिफेन ने जिस अंतिम कदम की बात की थी वह इस तरह की घृणित रणनीति साबित हुई, विशेष रूप से उसकी सुअर हत्या जैसी चीखें जो दिल दहला देने वाली दयनीय थी। यहाँ तक कि दर्शकों में से युवा पुरुषों और महिलाओं को भी उसके लिए दया आ गई। पत्नी, मैं गलत था, क्या ये काफी नहीं है? मैं फिर कभी मौज मस्ती के लिए बाहर नहीं जाऊंगा। आज सचमुच गलतफहमी हो गई, ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा आप सोच रहे हैं। क्या हम इस बारे में घर पर बात कर सकते हैं? मैं आज रात तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाऊंगी, तुम्हारे लिए पैर धोने का पानी तैयार करूंगी और तुम्हारी मालिश करूंगी। क्या ये पर्याप्त नहीं है? लिन जिफेन दयनीय रूप से रो रहा था, उसके नाक से बलगम और आंसू बह रहे थे। वह जितना संभव हो सके उतना दुखी दिख रहा था। इसी तरह के अनुभव वाले कुछ पुरुषों ने भी लिन जिफेन के प्रति सहानुभूति महसूस करना शुरू कर दिया। आप सूनी का सुंदर चेहरा क्रोधित हो गया और उसकी कलाई की ताकत और भी बढ़ गई। आउच! मेरा हाथ टूटने वाला है। पत्नी, भले ही मैंने कुछ गलत किया हो, भले ही मैं अच्छा न रहा हूं, तुम्हें मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी गलती मान ली है। क्या तुम सचमुच मेरा हाथ मरोना चाहते हो? सूनी के थोड़े से और बल से लिन जिफेन की चीखें और भी तेज हो गईं। मिस, यहीं पर आप गलत हैं। आपके पति आपके प्रति बहुत अच्छे हैं, खाना बनाते हैं, मालिश करते हैं और रात में आपके लिए पैर धोने का पानी भी तैयार करते हैं। भले ही उसने कुछ गलत किया हो, आप इतने अनुचित नहीं हो सकते। मेरी बात सुनो। एक पुरानी कहावत है, एक रात के लिए एक जोड़ा, 100 दिन की मोहलत। पति पत्नी के बीच क्या मामला सुलझ नहीं पाता? घर जाओ और इसे ठीक से सुलझा लो। क्रोध के एक क्षण को अपने जीवन भर की खुशी को बर्बाद मत करने दो। ऐसा अच्छा आदमी तुम्हें फिर कहाँ मिलेगा? उस समय एक मध्यम आयु वर्ग की महिला सूनी की हिंसा को और सहन नहीं कर सकी। अपने अनुभव से प्रेरित होकर उसे लिन जिफेन के लिए भी दुख हुआ। यदि उसे पहले इतना अच्छा पति मिला होता तो वह कितनी खुश होती। चाची, कृपया मुझे बचा लो, मेरी पत्नी मेरा हाथ मरोने वाली है। अपनी जीवन रेखा को पास आते देख लिन जिफेन जल्दी से उससे चिपक गया। ये लड़का सचमुच अपने आप को कुछ विशेष समझता था और वास्तव में ऐसा जीवन प्रदर्शन देने में सफल रहा। सूनी अंततः भीड़ के आरोपों को सहन नहीं कर सकी और उसे लिन जिफेन की कलाई छोड़नी पड़ी और ठंडे स्वर में कहा, तुम जीत गए। बस इतना याद रखना, अगर तुम फिर कभी मेरे हाथ लगे तो मैं तुम्हें बहुत पछताने पर मजबूर कर दूंगा। इतने सारे लोगों की चौकस निगाहों के सामने सूनी जनता की निंदा बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसका सुंदर सा चेहरा अब बैंगनी और हरे रंग से रंग गया था, उसकी गोल आंखें क्रोध से भरी हुई थीं। यदि इतने सारे लोग वहां मौजूद न होते तो वह पहले ही लिन जिफेन को पीट पीट कर अधमरा कर देती। लिन जिफेन अब बंधन मुक्त हो गए और हंसते हुए बोले, हे पत्नी, जब आप गुस्से में होती हैं तो आप वास्तव में बहुत प्यारी लगती हैं। अगर आप मुझे बस एक मुस्कुराहट दे सकें तो मुझे यकीन है कि मैं आपकी पुलिस वर्दी स्कर्ट पर पूरी तरह से फिदा हो जाऊंगी। भागो! सूनी की सुंदर आंखें गुस्से से गोल हो गईं और उसने लिन जिफेन को घूरा। उसने सोचा कि उसकी निगाहों के नीचे लिन जिफेन डर जाएगा, लेकिन सभी को आश्चर्यचकित करते हुए उसने बस हंसते हुए भीड़ से कहा, मेरी पत्नी का व्यक्तित्व बस इस प्रकार का है। वह वास्तव में एक महान व्यक्ति है, कभी कभी थोड़ा आवेगपूर्ण हो जाती है। विशेषकर घर पर वह बहुत ही शानदार है। क्या? आवेगशील? विशेषकर घर पर? क्या इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है? क्या वह सचमुच मेरे साथ अपनी पत्नी जैसा व्यवहार कर रहा है? तुरंत ही सूनी का चेहरा फिर से लाल हो गया। उसने उसे यह सोचकर छोड़ दिया था कि वह डरकर भाग जाएगा और फिर वह सबको समझा देगी कि चीजें वैसी नहीं हैं जैसी दिख रही हैं। लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह बेशर्मी से उस पर पलटवार कर रहा था। क्या सचमुच उसे मृत्यु का कोई भय नहीं था? आपने अभी अभी क्या कहा? सूनी ने गुस्से में अपना दाहिना हाथ लिन जिफेन के कंधे पर रख दिया, ये संकेत देते हुए कि अगर उसने आगे बढ़ने की हिम्मत की तो वह एक हाथ से उसका गला घोंट देगी।
लेकिन कौन जानता था, लिन जिफेंग के चेहरे पर अभी भी बेशर्मी भरी मुस्कान थी और वह भीड़ पर हंस रहा था। मेरी पत्नी को मेरे साथ मजाक करना बहुत पसंद है। अपनी पत्नी और अपने बीच के प्यार को दिखाने के लिए मैंने सभी को इसका प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। लिन जिफेंग ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि बिजली की गति से वह घूमा और सूनी के होठों पर एक जोरदार चुंबन जड़ दिया। और सबसे घातक बात यह थी कि लिन जिफेंग ने जानबूझकर अपनी जीभ आगे बढ़ा दी थी। सूनी की स्तब्ध अवस्था में उसकी जीभ एक घुमावदार विशालकाय ड्रैगन की तरह और एक आध्यात्मिक सांप की तरह फुर्तीली ने एक पल में सूनी की कोमल जीभ को जकड़ लिया और उसे कामुकता से चूसने लगी। कुछ ही क्षणों में सूनी पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उसकी चेतना लिन जिफेंग के कुशल चुंबन कौशल से कुछ हद तक भ्रमित हो गई, जिससे उसके मुंह से एक हल्की कराह निकल गई। बस इस एक चुंबन ने, जो चकमक पत्थर से निकली चिंगारी की तरह क्षणभंगुर था, ये दिखा दिया कि लिन जिफेंग के चुंबन कौशल कितने शानदार थे। उन्होंने तुरंत ही अपना अल्टीमेट मूव प्रदर्शित किया और देखने वाली भीड़ उत्साह से भर गई। कुछ लोग तो थोड़े आशान्वित और भावुक भी हो गए। सबसे अधिक वे लिन जिफेंग के लिए खुश थे। आह, क्या ये बहुत बेहतर नहीं है? एक युवा जोड़े को ऐसा ही होना चाहिए। फिर सड़क पर तमाशा क्यों खड़ा किया जाए? ये कैसा दृश्य बन गया है। वे कहते हैं कि एक जोड़ा बिस्तर के सिरहाने पर लड़ता है और उसके नीचे सुलह कर लेता है। एक वृद्ध दंपति जिसने लिन जिफेंग के कार्यों को देखा था, विशेषकर उसके कुशल चुंबन को, उनके पास अपने रिश्ते पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 148 अध्याय 147 तुम देख रहे हो कि मैं कितना दुखी हूँ। अध्याय 147 देखो मैं कितना दुखी हूँ। जैसे ही सूनी को होश आया, लिन जिफेंग ने निर्णायक रूप से अपनी जीभ वापस खींच ली और भीड़ की ओर दौड़ पड़ा और खुद को खुश करने के लिए चिल्लाया, पत्नी, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने घर जा रहा हूँ। काम के बाद घर वापस आओ। अपने पति को ज्यादा इंतजार मत करने दो। ये कहते हुए लिन जिफेंग कुंग फू फिल्म के दृश्य में उबले हुए बंस खाते हुए झो जिनची की तरह दृढ़ता से घर की ओर दौड़े, इतनी तेजी से दौड़ते हुए कि वह निस्संदेह लियू नामक बाधा दौड़ के धावक से भी अधिक वास्तविक लग रहे थे। जब सूनी अचानक होश में आए तो कई बुजुर्ग पुरुष और महिलाएं प्रशंसा करने के लिए आगे आए। बेटी, तुम्हारे पति में वास्तव में कोई दोष नहीं है। वह तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट पकाने के लिए जल्दी घर भी जाता है। तुम्हें ऐसे पति का सम्मान करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई अन्य स्त्री उसे छीन न ले। एक अच्छे आदमी की हमेशा दूसरे लोग प्रशंसा करते हैं। सूनी की अभिव्यक्ति और अधिक ठंडी होती गई। वह लगभग अपने उग्र स्वभाव के साथ फट पड़ी जब वह चिल्लाए, कमीने, मैं तुम्हें मार दूंगा। कमीने। तुरंत ही वहां उपस्थित लोगों के चेहरे पर एक अत्यंत अजीब भाव आ गया। ऐसा लग रहा था कि वे पूरी तरह से गलत थे। उनके इतना कहने के बावजूद इस लड़की ने एक भी शब्द नहीं सुना और इसके बजाय अपने पति को मारने के लिए घर जा रही थी। ऐसी महिला वास्तव में बहुत हिंसक थी। घर वापस आकर लिन जिफेंग आदतन मुख्य प्रवेश द्वार से बचते थे और दीवार फांदकर अंदर जाते थे। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि नानगोंग शुई आराम से सूरजमुखी के बीच तोड़ रही थी। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। वह अश्लीलता से हंसा, तो कैसा रहा? क्या आज तुम मेरी बेटी को अपने पैरों से उड़ा देने में कामयाब हो गए? आपको कैसा लगता है? लड़के, तुम सचमुच कमाल हो। जब मैं आपकी उम्र का था तो निश्चित रूप से मुझमें आपकी आधी क्षमता भी नहीं थी। वह बूढ़ा बदमाश किसी संदिग्ध बूढ़े आदमी की तरह लग रहा था जो किसी को अपराध करने के लिए उकसा रहा था। लिन जिफेंग भी निराश था। दुनिया में आपको ऐसा पिता कहाँ मिलेगा जो यह उम्मीद करता हो कि उसकी बेटी का फायदा कोई और उठाएगा? क्या ऐसा हो सकता है कि नानगोन बिंग उनकी जैविक बेटी नहीं थी? ये बिल्कुल उसके विपरीत है जो आप सोच रहे हैं। देखो नानगोन, मुझे लगता है कि तुम्हारी प्यारी बेटी मेरे लिए संभालने से ज्यादा बड़ी है। तुम उसके लिए कोई और ढूंढ सकते हो, लिन जिफेंग ने बेपरवाही से कहा और सोफे पर बैठ गया। क्या हुआ? जब आप लोग बाहर गए थे तो क्या आप लोग ठीक नहीं थे? अब ये स्थिति कैसे आ गई? इसके अलावा जब मैंने अपनी बेटी से वापस आते ही पूछा तो उसने कहा कि यह बुरा नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि आज की डेट असफल रही? नानगोंग शुई भी बहुत चिंतित थी। उनकी राय में अगर लिन जिफेंग भी उनकी बेटी का स्नेह नहीं जीत सका तो शायद दुनिया में कोई भी नानगोंग बिंग का दिल नहीं जीत सकता। क्या तुमने कुछ गलत किया या जैसा मैंने कहा था वैसा तुमने नहीं किया? यह असंभव है। मेरी बेटी को जानते हुए अगर आपने ईमानदारी से उसकी अथक प्रशंसा की होती तो मुझे लगता है कि कम से कम उस पर आपके बारे में बेहतर प्रभाव पड़ता, न कि यह ठंडा और उदासीन रवैया। लेकिन नानगोन शुई कहानी का केवल एक पक्ष जानता था, इस बात से अनभिज्ञ कि लिन जिफेंग ने पिछले कुछ दिनों में नानगोन बिंग को कैसे नाराज किया था। अब जब भी वे मिलते झगड़ने लगते। कोई भी दूसरे के आगे झुकने को तैयार नहीं था। आप वास्तव में यह नहीं कह सकते कि लिन जिफेंग ने उसे अपनी मर्जी से काम करने नहीं दिया। उसकी अपनी राय में उसने पहले ही इस मिस को काफी हद तक समायोजित कर लिया था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही मनमौजी था। उससे अपेक्षा की जाती थी कि वह दिन भर एक नौकर की तरह उसके पीछे पीछे घूमता रहे, एक छोटे टट्टू की तरह इधर उधर घूमता रहे, जो लिन जिफेंग बिल्कुल नहीं कर सकता था। इसे भूल जाओ बूढ़े नानगोन, तुम्हें अब इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है।
आप जानते हैं कि बच्चे और नाती पोते अपनी खुशी स्वयं ही निर्मित कर लेंगे। आप उस उम्र में हैं जहां आपको पहले अपने मामलों को सुलझाना चाहिए। लिन जिफेन के पास खुद की समस्याएं थीं, इसलिए उन्हें अपनी बेटी को लुभाने के लिए फुर्सत कहां से मिलेगी। यद्यपि उनकी सगाई बचपन से ही तय थी, फिर भी नानगोन बिंग इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। क्या उसे इसके लिए मजबूर करना चाहिए था? अरे तुम छोटे बदमाश, आखिरकार मैंने इसमें बहुत प्रयास किया है और तुम मेरी भावनाओं की अवहेलना नहीं कर सकते। भले ही मुझे कोई क्रेडिट नहीं लेना है, फिर भी कठिनाइयां तो थी, और यदि कठिनाइयां नहीं थी तो कम से कम थकान तो थी, है ना? मैं दक्षिण पूर्व एशिया में अच्छी तरह रह रहा था और मैं केवल इसलिए वापस लौटा क्योंकि मैं तुम दोनों के बारे में चिंता करना बंद नहीं कर सकता था। मैं तो पहले से ही बूढ़ा हो गया हूं, आपको कम से कम मुझे अपने पोते को गोद में लेकर कुछ खुशी का आनंद लेने देना चाहिए, है ना? अपनी छोटी मोटी चालें बंद करो। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है? आप अपनी बेटी की सुरक्षा के बारे में चिंता करना बंद नहीं कर सकते, है ना? अच्छी तरह से कहा जाए तो यह मेरे बचपन की शादी की व्यवस्था को पूरा करने के बारे में है, लेकिन वास्तव में यह आपकी बेटी की रक्षा करने के बारे में है। क्या मैं गलत हूँ? ओल्ड नानगोन के लिए लिन जिफेंग से बेहतर उसे कोई नहीं समझता था। हालांकि एकमात्र बात जो जिफेंग समझ नहीं पाया वह ये थी कि वह अपनी बेटी को आधिकारिक रूप से बसाने की इतनी जल्दी में क्यों था। अगर वह अपनी बेटी की रक्षा करना भी चाहता था तो भी ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। वास्तव में लिन जिफेंग को तियानियों में लाने के पीछे नानगोन शुई का उद्देश्य वास्तव में नानगोन बिन की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। आखिरकार लिन जिफेंग की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा अभी भी कुछ हद तक बरकरार थी। नौकरी के राजा के रूप में उनकी उपाधि को देखते हुए चाहे वह कितनी भी कम हो गई हो, फिर भी वह किसी भी औसत अंगरक्षक से अधिक शक्तिशाली थे। दूसरी ओर नानगोन शुई को वास्तव में लगा कि लिन जिफेंग का चरित्र सभ्य था और उसने अपनी बेटी को जिफेंग को सौंपकर राहत महसूस की। आखिरकार जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता जाता है वह युवाओं की तुलना में अधिक सोचता है। वास्तव में मुझे लगता है कि हुआ काफी अच्छा है। वह ठीक दिखती है और विशेष रूप से प्यारी है। मुझे नहीं पता कि आपने ध्यान दिया है या नहीं। लिन जिफेंग ने आराम से सिगरेट पीते हुए नानगोन शुई के चेहरे को आधी मुस्कान के साथ देखा, जिसका रंग पहले ही बदल चुका था। लड़का, मैं आपको बता दूं, आप किसी के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन कभी भी हुआ पर अपनी नजरें मत टिकाए। वह शादी के बाद आपकी भावी छोटी चाची है। अगर तुम में जरा भी ज़मीर है तो तुम अच्छा व्यवहार करोगे। बूढ़ा आदमी गुस्से में था। जैसे ही लिन जिफेंग ने हुआ का जिक्र किया, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल नहीं, यह अनिश्चित है। कौन जाने, शायद आपकी छोटी पोती को मुझ पर मोह हो गया हो। चूंकि हुआ को आपकी बेटी की तुलना में धोखा देना आसान है, इसलिए शायद मैं अपना स्वाद बदल सकता हूँ। लिन जिफेंग ने बूढ़े नानगोन की अभिव्यक्ति की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, मैं भी तुम्हें धोखा दूंगा। हे जिफेंग, वास्तव में मेरी बिन उतनी बुरी नहीं है जितनी आप कल्पना करते हैं। यदि आप अधिक समय बिताने को तैयार हैं तो शायद आप दोनों इसमें सफल हो सकते हैं। मेरी ओर देखो, मैं बूढ़ा हो गया हूं और बाकी सभी लोग अपने पोते पोतियों के साथ आनंद ले रहे हैं, जबकि मैं अभी भी बाहर अकेला और थका हुआ हूं। सोचो कि इससे मुझे कितना दुख होता है। तुम देखो कि मैं कितना दयनीय हूं। भले ही तुम उस युवा के बारे में न सोचो, तुम्हें यहाँ इस बूढ़े व्यक्ति मेरे बारे में सोचना चाहिए। ये देखकर कि लिन जिफेंग किसी भी तरह से अडिग था, नानगोन शुई ने तुरंत अपना व्यवहार बदल दिया और जितना संभव हो सके उतना दुखी होकर दयनीय चेहरा बना लिया और जिफेंग के साथ भावनात्मक कार्ड खेला। ऐसा लगता है कि जब एक तरीका काम नहीं आया तो इस बूढ़े आदमी ने रणनीति बदल दी। ओह, तुम्हें सचमुच कोई शर्म नहीं है? लिन जिफेंग ने उसे घोर तिरस्कार से देखा। इसे ऐसे समझो जैसे मुझे कोई शर्म नहीं है। मेरे पास शुरू से ही कुछ खास नहीं था। सोचो इस बुढ़ापे में मैं कितना दुखी हूँ। नानगोन शुई मूर्ख नहीं था। लिन जिफेंग की नर्म रुख की पसंद को समझते हुए उसने उत्सुकता से एक दुखी नजरिया अपनाया। ठीक है, चूंकि यह ऐसा है तो आइए देखें कि आपकी बेटी का मेरे प्रति क्या रवैया है। अगर उसे मुझसे कुछ लगाव है तो मैं नुकसान उठाने के बारे में सोचूंगा। ओह, अब छोड़िए भी। क्या आप नुकसान उठा रहे हैं? मेरी बिन के पास रूप और आकृति दोनों हैं। आपसे विवाह करना आपके लिए 8 जन्मों में अर्जित अविश्वसनीय भाग्य होगा। इतना ऊंचा और शक्तिशाली अभिनय किस लिए? यदि मेरी विश्वसनीय प्रतिष्ठा न होती तो मैं अपनी बेटी को किसी भी हालत में आपको नहीं सौंपता। लिन जिफेंग को इस तरह से व्यवहार करते देख जैसे कि वह असमंजस में हो, नानगोन शुई ने उसे अत्यधिक तिरस्कार भरी नजर से देखा। हालांकि उन्होंने अपने चेहरे पर यह बात नहीं दिखाई, बल्कि दयनीय भाव बनाए रखा। 149 अध्याय 148 सज्जन भेड़िए हैं जो अकेलेपन को सहन करते हैं। अध्याय 148 सज्जन धैर्यवान भेड़िए हैं। उस बूढ़े व्यक्ति के पास बहुत अधिक कौशल नहीं था, लेकिन वह दयनीय कार्ड खेलने में काफी अच्छा था। पहले लिन जिफेंग को उसने 1 या 2 बार से अधिक मूर्ख बनाया था, इसलिए इस बार यह चाल काम नहीं करने वाली थी। बच्चे, अगर तुम लड़कियों का दिल जीतना चाहते हो तो तुम्हें और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। बेहतर होगा कि आप एक सज्जन व्यक्ति की तरह व्यवहार करें।
क्या आजकल सभी लड़कियां सज्जन पुरुषों को पसंद नहीं करती? बस थोड़ा और सज्जनतापूर्ण व्यवहार करें, क्या ये पर्याप्त नहीं है? हाँ, सज्जन। लिन जिफेंग को ये बात कुछ मनोरंजक लगी, मानो वह एक सज्जन व्यक्ति के रूप में गुजर सकता हो। तो उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, सज्जन लोग भेड़िए के अलावा कुछ नहीं हैं जो अकेलेपन को सहन कर सकते हैं। मेरी ओर देखिए, मैं एक सुरक्षा गार्ड हूं जो मात्र 3,000 रुपये प्रति माह कमाता हूं। क्या आपको लगता है कि मैं किसी भी तरह का सज्जन होने का दिखावा कर सकता हूं? अंगरक्षक, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? बॉडीगार्ड। नानगोन शुई कुछ उलझन में था। नानगोन बिन ने बताया था कि वह नहीं चाहती थी कि दूसरों को पता चले कि उसका अविवाहित पति है, इसलिए वह लोगों को अक्सर बताती थी कि वह उसका निजी अंगरक्षक है। अचानक सुरक्षा गार्ड का शीर्षक क्यों सामने आया? क्या यह हो सकता है कि यह आदमी वास्तव में तियानियों में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता था? हाँ, बूढ़े आदमी, क्या तुम सचमुच नहीं जानते या तुम नहीं जानने का नाटक कर रहे हो? क्या तुमने अपनी प्यारी बेटी से भी नहीं पूछा? लिन जिफेंग ने अपनी सिगरेट का एक कश लिया, यह महसूस करते हुए कि बूढ़े आदमी का मूर्ख बनने का कौशल बहुत ही ज्यादा था। क्या ऐसा हो सकता है कि नानगोन बिन ने अपने मामलों के बारे में उससे एक शब्द भी नहीं कहा हो? यह असंभव लग रहा था। कम से कम नानगोन शुई के आने से पिता और बेटी, जिन्होंने लंबे समय से एक दूसरे को नहीं देखा था, थोड़ी बातचीत कर लेते। आप कहना चाहते हैं कि आप इतने समय से तियानियों ग्रुप में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहे हैं? हाँ, वह प्रफुल्लित करने वाला है। आप पहले इतने अच्छे संपर्क में थे, आप सुरक्षा गार्ड के रूप में वापस आने का साहस कैसे कर सकते हैं? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? बिन बिन को आपके लिए कोई अच्छा सा पद यूं ही ढूंढने दो, तुमने मुझसे इसका जिक्र तक नहीं किया और बस एक सुरक्षा गार्ड बन गए। नानगोन शुई को दिन का सबसे मजेदार मजाक सूझा और जैसे ही उसने लिन जिफेंग के अवाक चेहरे को देखा, उसे हंसी की तीव्र इच्छा महसूस हुई। वे आपस में किस तरह का नाटक कर रहे थे? हंसना। आप अभी भी हंस रहे हैं। ये सब आपकी प्यारी बेटी की बदौलत है। पहले दिन जब मैं वहां आए तो उन्होंने मुझे या तो सफाईकर्मी या फिर सुरक्षा गार्ड बनने का विकल्प दिया। मेरे पास क्या विकल्प था? मैंने निश्चित रूप से सुरक्षा गार्ड बनना चुना। वास्तव में सफाईकर्मी बनने के लिए। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि हम सफाई करने वाली महिलाओं से उनकी आजीविका के लिए झगड़ा करेंगे? नानगोन शुई को और भी जोर से हंसते हुए देखकर लिन जिफेंग ने उसे एक निराशाजनक नजर से देखा, फिर उसके साथ और अधिक परेशान न होने का फैसला किया और सीधे ऊपर सोने के लिए चला गया। इस बेशर्म बूढ़े आदमी से बात करना सचमुच समय और थूक की बर्बादी थी। अरे, मत जाओ। चलो बैठो और कुछ और बातें करो। हाँ, नानगोन शुई अब बहुत खुश थी। किसने सोचा होगा कि रोजगार की दुनिया का पूर्व राजा अपने ही देश में सुरक्षा गार्ड बन जाएगा? कितना दुर्लभ मजाक है। हालांकि जैसे जैसे लिन जिफेंग का आंकड़ा धीरे धीरे फीका पड़ता गया, नानगोन शुई की अभिव्यक्ति धीरे धीरे ठंडी होती गई। लिन जिफेंग को पीछे हटते देख उसे कुछ संदेह हुआ। लिन जिफेंग ने अपने 2 साल के लापता होने के बारे में एक शब्द भी नहीं बताया था। वह इतने समय तक कहाँ था? जहां तक उसके माता पिता के गायब होने का सवाल है, क्या ये सचमुच हो सकता है कि उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी? वह तो बस दिखावटी दिखावा कर रहा था। अब नानगोन शुई के लिए इस आदमी को पहचानना और भी कठिन हो रहा था। वह बहुत रहस्यमय था। रात पानी की तरह शांत थी। लिन जिफेंग अपने कमरे में अकेले थे, ठंडी चांदनी को देख रहे थे, उदासी का अनुभव कर रहे थे, लेकिन उनकी आंतरिक भावनाओं को कौन समझ सकता था और उनसे सहानुभूति रख सकता था? उसने सिगरेट का एक कश लिया और धुआं धीरे धीरे उसके माथे पर फैलने लगा। अगले दिन जब भोर की रोशनी कमरे में आई तो लिन जिफेंग बाकी सभी से पहले उठ गया। उठना, नहाना, तैयार होना। सीढ़ियां उतरने के बाद खाने की मेज गर्मागर्म नाश्ते से लदी हुई थी। पेट में गड़गड़ाहट की एक रात के बाद लिन जिफेंग इतना भूखा था कि वह मेज की ओर रेंगता हुआ चला गया, मानो उसने सदियों से कुछ खाया ही न हो। कौन जानता था कि आज क्या बदल गया था, लेकिन युवा लड़की हुआ बुकी और नानगोन बिन भी असामान्य रूप से जल्दी उठ गए थे और नानगोन शुई आराम से अंडे के रोल का आनंद ले रही थी। वह छोटी बच्ची आमतौर पर इतनी जल्दी नहीं उठती थी। आज क्या हो रहा था? हालांकि लिन जिफेंग को पूछने की जहमत नहीं उठानी पड़ी, उसे पहले अपना पेट भरना था। विशेष रूप से महत्वपूर्ण मामलों को बाद में टाला जा सकता है, अन्यथा उसे आज फिर से काम पर जाने के लिए बस लेनी पड़ेगी। उन्हें अच्छी तरह याद था कि बस से यात्रा करना कितना भयानक था। ये वस्तुतः मृत्यु से भी बदतर स्थिति थी। तुम तैयार हो? नानगोन शुई, जो स्वयं मैत्रेय बुद्ध की तरह दिख रहे थे, ने लिन जिफेंग को प्रसन्नता से भरी मुस्कान दी। लिन जिफेंग, जो सोया दूध पीने ही वाला था, उसके दिल में चिंता की एक पीड़ा महसूस हुई। क्या ये हो सकता है कि यह बूढ़ा आदमी आज कोई नई मूर्खतापूर्ण योजना बना रहा हो? हुआ बुकी और नानगोन बिन की ओर देखते हुए वे ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे कि वे विस्फोटकों पर हो, और लिन जिफेंग के अस्तित्व को पूरी तरह से अनदेखा कर रहे थे जैसे कि वह अदृश्य हो। साथ में बिताए दिनों और सीखी गई बातों के कारण नानगोन बिन ने पहले ही सब कुछ अनदेखा करने की तकनीक में महारत हासिल कर ली थी और वह मूलतः ये दिखावा कर रहा था कि उसका अस्तित्व ही नहीं है।
जहां तक हुआ बुकी का सवाल है तो वह और भी अधिक नकारात्मक थी, क्योंकि दोनों में से कोई भी लड़की असहज महसूस नहीं करना चाहती थी। वे उसके खिलाफ बहस तो दूर, लड़ाई भी नहीं जीत सकते थे। अब वे उससे तभी खोजेंगे जब कोई बात सामने आएगी, और अधिक से अधिक वे उसे तोप के चारे या ढाल के रूप में इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा उनके पास उसे ढूंढने का कोई कारण नहीं था। केवल भगवान ही जानता था कि अगर यह आदमी सचमुच शरारत करता तो उन्हें कितना खर्च करना पड़ता। कल रात तुम्हें नींद कैसे आए? ये बूढ़ा आदमी सचमुच कुछ खास था। सुबह सुबह बकबक करने वाली औरत की तरह सवाल पूछ रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह फिर कोई चाल चल रहा हो? बुरा नहीं, उठकर खाना खाया, बहुत अच्छा था, लिन ज़िफेग ने संक्षेप में उत्तर दिया। हम्फ, तुम्हें तो बस दूसरों से पैसे ऐंठने का ही काम आता है, और तुम्हें पैसे से भी प्यार है। हुआ जो अब तक चुप थी, आज एक छोटी राजकुमारी की तरह तैयार थी। एक शुद्ध सफेद पोशाक के साथ एक नाजुक फिट बनियान, हल्के गुलाबी रंग की एक प्यारी राजकुमारी स्कर्ट और पतली ऊंची एड़ी के जूते। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी कार्यक्रम के लिए तैयार हो रही हो। ये सोया दूध वास्तव में अच्छा है, यह मेरे पूरे शरीर को आरामदायक महसूस कराता है। लिन ज़िफेग ने लड़की की असंतुष्टि को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, सोया दूध उठाया और उसे पीना शुरू कर दिया। उसके लापरवाह व्यवहार से हुआ बुकी को बहुत गुस्सा आया। वह बुदबुदाई और मन ही मन गालियां दी, आंखें घुमाई और उसे गुस्से से घूरा, लेकिन उसने इसकी कोई परवाह नहीं की। मैं अपना काम करता हूं, तुम अपना करो, इससे तुम्हें क्या लेना देना। बिंग आज एक परियोजना पर चर्चा करने के लिए यंजिन जा रही है। क्या आपके पास उसके साथ जाने का समय है? नानगोन शुई लगभग विनती कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि दोनों विरोधियों के बीच सुलह हो जाएगी। लेकिन नानगोन बिंकिंग की नाजुक आंखों में घृणा की चमक थी। उसने भौहें चढ़ाकर ठंडे स्वर में कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। एक सरल वाक्य जिसने दूसरों को बहस करने का कोई मौका नहीं दिया। उसकी ठंडी आवाज किसी को भी रोकने के लिए पर्याप्त थी, वह किसी भी गर्मजोशी से रहित थी। लेकिन लिन ज़िफेंग ने इसे ठीक कर दिया। वह अब बेफिक्र जीवन जी रहा था। वह उसके व्यवसाय के बारे में कम चिंतित नहीं हो सकता था। वह कंपनी में अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ ताश खेल सकता था, गपशप कर सकता था, हवा में गोली चला सकता था, और सुरक्षा दल के जानवरों के समूह के साथ सुंदर महिलाओं की सराहना करना भी बुरा नहीं था। वह इसका आनंद क्यों नहीं लेगा? बिंग, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? एक कंपनी के सीईओ के रूप में क्या आप अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में नहीं सोचते? क्या आपको डर नहीं है कि कुछ लोगों के पीछे छिपे हुए इरादे हो सकते हैं? नानगोन शुई ने कहा, कम से कम आपके साथ कोई विश्वसनीय व्यक्ति तो होना ही चाहिए। कोई विश्वसनीय? चलो भी। बूढ़े नानगोन, तुम सचमुच बकवास कर रहे हो। अगर कोई विश्वसनीय व्यक्ति होता भी तो आप मुझे इसमें क्यों घसीटते? आपकी प्यारी बेटी के हृदय में मुझे पहले ही नरक के 18वें स्तर में डाल दिया गया है। किस भरोसे की बात की जाए? लिन ज़िफेंग का गला लगभग घुट गया। 150, अध्याय 149, क्या ये कथन कुछ ज्यादा ही अपमानजनक नहीं है? अध्याय 149, क्या ये कहना हास्यास्पद बात नहीं है? स्पष्ट शब्दों में कहें तो एक अंगरक्षक वास्तव में एक नानी से अलग नहीं है। नानगोन बिंग एक परियोजना पर चर्चा करने के लिए यांजिन जा रहे थे, और बूढ़े नानगोन के अनुरोध के अनुसार ऐसा लग रहा था कि वह उन दोनों की जोड़ी बनाना चाहते थे, लेकिन भगवान ही जानता है कि क्या बूढ़े व्यक्ति का वास्तव में ऐसा इरादा था। कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी सचिव को अपने साथ ले जा सकता हूँ। यह कोई छुट्टी नहीं है, इतने सारे अप्रासंगिक लोगों को क्यों लाया जाए? अधिक ग्रामीण तरीके से कहें तो लिन ज़िफेंग के साथ उसका रिश्ता गलत हड्डी उठाने जैसा था। वे दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बिंग, मैं कल वापस जा रहा हूँ। मैं अब भी इस बात से सहमत नहीं हूं कि आप बिना किसी पुरुष के देखभाल के लिए यंजिन जाएं। कम से कम ज़िफेंग कभी एक सैनिक था। उसके पास कुछ कौशल अवश्य होंगे, है ना? उसकी भुजाओं की मांसपेशियों को देखिए, अधिकांश लोग उन्हें देखकर ही डर जाएंगे। उसके आसपास होने से कम आपकी सुरक्षा की अतिरिक्त गारंटी तो रहती है। एक जानवर कभी एक सैनिक था। एक युवा लड़की जो एक इलेक्ट्रॉनिक उपन्यास पढ़ने में तल्लीन थी, अचानक चौंक गई जब उसने अपने चाचा को यह उल्लेख करते सुना कि लिन ज़िफेंग एक सैनिक था। वह हैरान थी। हाँ, क्या तुम्हें नहीं पता? नानगोन शुई को विश्वास नहीं हुआ। वे कई हफ्तों से एक साथ थे और उन्हें लिन ज़िफेंग की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यहाँ तक कि हमेशा चुप रहने वाला नानगोन बिंग भी थोड़ा आश्चर्यचकित था और दबी हुई उत्तेजना के साथ लिन ज़िफेंग को उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। उनकी धारणा के अनुसार मजबूत शरीर के अलावा इस व्यक्ति में कोई अन्य विशेष प्रतिभा नहीं थी, है ना? नानगोन बिंग ने इन दिनों उसके बारे में जो कुछ भी जाना था, उसके अनुसार यह आदमी दूसरों से पैसे ऐंठने के अलावा कुछ नहीं करता था और हमेशा गंभीर नहीं रहता था। हर दिन कंपनी में इधर उधर घूमता रहता था और छोटे मोटे फायदे उठाने का शौकीन था। वह उसमें सैनिक होने से संबंधित कुछ भी नहीं पा सकी, और इस पूरे समय में लिन ज़िफेंग ने कभी भी एक सैनिक के रूप में अपने अतीत का उल्लेख नहीं किया। इसके अलावा वे इस घृणित व्यक्ति के बारे में और अधिक जानना नहीं चाहते थे। वास्तव में आप पहले किस तरह के सैनिक थे? मुझे मत बताओ कि तुम सेना में सिर्फ एक रसोइया या सुअर पालक थे।
हालांकि वह युवा लड़की लिन ज़िफेक के सैन्य कारनामों के बारे में बहुत उत्सुक थी, लेकिन वह इस बेशर्म आदमी के सैन्य सामग्री की कल्पना नहीं कर सकती थी। अगर मैं सेना में सूअर पाल सकता तो बहुत अच्छा होता। मैं नौकरी छोड़ने के बाद सूअर पालन का व्यवसाय शुरू कर सकता था। आप शायद यह नहीं जानते होंगे, लेकिन आजकल कई कॉलेज स्नातकों को नौकरी नहीं मिल पाती और वे घर वापस जाकर सूअर फार्म स्थापित कर लेते हैं। मैंने सुना है कि यह काफी लाभदायक है। अगर मैंने सेना में ये सीखा होता तो मैं अब तक दूसरी पीढ़ी का एक अमीर पिता होता। फफ, अपने आप को देखो, तुम तो सेना के लिए भी योग्य नहीं दिखते। हो सकता है कि आप बस एक छोटे मोटे रसोइये थे जो सूअरों की देखभाल करते थे और आग जलाते थे। लिन जिफेंग द्वारा प्रदर्शित उदासीनता ने युवा लड़की को कुछ हद तक निराश कर दिया। उसने पहले तो सोचा कि इस आदमी का पौराणिक योद्धा राजाओं से कुछ संबंध होगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह बिना किसी कारण के बहुत उत्साहित हो गई थी। हो सकता है कि वह वास्तव में सेना में एक सूअर पालक था, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था। ज़िफेक, तुम उन्हें उन लोगों और घटनाओं के बारे में क्यों नहीं बताते जब तुम विदेश में भाड़े के सैनिक थे? इससे उन्हें अपने क्षितिज को व्यापक बनाने का मौका मिलेगा। बेशर्म बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से जानबूझकर ऐसा कर रहा था। ऐसी कुछ बातें थी जिनका उल्लेख लिन जिफेंग को पसंद नहीं था, लेकिन बूढ़ा आदमी जानबूझकर अपने अतीत को सामने ला रहा था। क्या वह सचमुच लड़कियों को अपनी प्रशंसा करने और फिर अपने शरीर के साथ उसके प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित करना चाहता था? चाचा, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? वह एक भाड़े का सैनिक था। भाड़े के सैनिक किंवदंतियां हैं। मैंने एक बार एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें कहा गया था कि भाड़े के सैनिक जीवन और मृत्यु के बीच से आते हैं और प्रत्येक मिशन के साथ वे मृत्यु की निश्चितता को स्वीकार करते हैं जब तक कि दुश्मन उनसे पहले मर न जाए। युवा लड़की की आंखें प्रशंसा से चौड़ी हो गईं। सबसे पहले उसने नानगोंग शुई को देखा, फिर अपनी नजर लिन ज़िफेक पर घुमाई, लेकिन वह इस आदमी और भाड़े के सैनिकों के बीच कोई संबंध नहीं देख सकी, चाहे वह कैसी भी दिख रही हो। न केवल हुआ बुकी की आंखें उम्मीद से भरी थीं, बल्कि नानगोंग बिन की खूबसूरत आंखों की रोशनी भी चमक उठी थी। भाड़े के सैनिक, क्या महान उपाधि है। हालांकि लिन ज़िफेक ने अपनी प्लेट की ओर देखा और चाकू से उसमें गोले बना दिए। उन्होंने हंसते हुए कहा, वास्तव में सही शब्द भाड़े का सैनिक होना चाहिए। भाड़े के सैनिक किसी भी देश या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी आधिकारिक रेजिमेंट से संबंधित नहीं होते हैं। वे न तो सैनिक हैं और न ही सैन्य। जब तक नियोक्ता भुगतान कर सकता है, भाड़े के सैनिक उनके लिए अपना जीवन बेच देंगे। उपन्यासों और फिल्मों में आप जिन भाड़े के सैनिकों के बारे में पढ़ते हैं, वे सिर्फ बच्चों को मूर्ख बनाने के लिए होते हैं। असली भाड़े के सैनिक युद्ध आधारित पेशेवर हत्यारों का एक समूह होते हैं। उन्हें हत्या, अपहरण और युद्ध अभियानों को अंजाम देने के लिए काम पर रखा जाता है। वास्तव में भाड़े के सैनिकों की संरचना काफी जटिल है, जिसमें सभी प्रकार के लोग शामिल होते हैं, लेकिन उनमें एक सामान्य विशेषता होती है, वे युद्ध से प्यार करते हैं और युद्ध ही उनके लिए सब कुछ है। जो भी भुगतान करेगा वे सेवा करेंगे। यह एक बुनियादी सिद्धांत है जिसका पालन सभी भाड़े के सैनिक करते हैं। वे सही या गलत नहीं देखते। भाड़े का सैनिक होने का अर्थ है अत्यधिक कठिनाई सहन करना। उनका प्रशिक्षण पूरी तरह से बुनियादी सैन्य अभ्यासों पर आधारित है, जिसमें विभिन्न सुरक्षा उपायों और आतंकवाद रोधी रणनीतियां शामिल हैं। प्रशिक्षण पद्धतियां प्रायः क्रूर, अपमानजनक, डरावनी और दर्दनाक होती हैं। त्वचा की कई परतें उतारे बिना कोई भी व्यक्ति भाड़े का सैनिक बनने की आशा नहीं कर सकता। एक बार वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक रिपोर्टर ने बताया कि उसने एक प्रशिक्षु को एक्स से धके हुए देखा था, जो कैंप फायर पर भूनते समय वाह वाह चिल्ला रहा था। अमानवीय प्रशिक्षण ने उत्साही लोगों के एक के बाद एक बैचों को भगा दिया है। औसतन प्रत्येक 10 प्रशिक्षुओं में से केवल एक ही 2 सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा कर पाता है। बाकी लोग कष्ट सहन नहीं कर पाते और बीच में ही प्रशिक्षण छोड़ देते हैं। लेकिन एक बार जब वे परीक्षण में सफल हो जाते हैं तो उनमें से प्रत्येक विश्व भर में सैकड़ों भाड़े के समूहों के साथ एक प्रसिद्ध रैम्बो बन जाता है। उनमें से अधिकांश हितों को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन हमारा भाड़े का समूह हे लिन जिफेंग बीच में ही पीछे छूट गए। आगे बढ़ो, बोलते रहो। मैं वास्तव में इसका आनंद ले रहा था। जैसे ही वह रोमांचकारी भाग पर पहुंच रही थी, लिन जिफेंग अचानक रुक गया, जिससे युवा लड़की बहुत असंतुष्ट हो गई। ये किसी को तनाव में रखने का तरीका नहीं था। बूढ़ा नानगोन भी दिलचस्पी से सुन रहा था। आखिरकार हर आदमी के दिल में सैनिक बनने का सपना होता है। पिछले कई वर्षों से लिन जिफेंग विदेश में भटक रहे थे। 2 साल पहले तक वे संपर्क में थे, लेकिन 2 साल बाद लिन जिफेंग ऐसे गायब हो गया जैसे कि वह पृथ्वी के चेहरे से गायब हो गया हो। पिछले 2 वर्षों में नानगोन शुई को पता नहीं था कि लिन जिफेंग कहाँ था। अब जब वह वापस आ गया था, नानगोन शुई ने जांच करने और लिन जिफेंग से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करने का निर्णय लिया। इसमें बात करने के लिए क्या है? भाड़े की दुनिया और करियर हर दिन बहुत नीरस होते जा रहे हैं, लिन जिफेंग ने लापरवाही से जवाब दिया। हमें मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। तुम निश्चित रूप से पहले भाड़े के सैनिक नहीं थे। यदि आप सचमुच ऐसा करते तो क्या आप सीधा उत्तर नहीं दे पाते? और मैं तो सचमुच यह मान रहा था कि आप एक सैनिक रहे होंगे। सांस
ये कितनी निराशा की बात है। लिन जिफेंग ने बहस करने की जहमत नहीं उठाई। सच तो यह है कि भाड़े के सैनिक के रूप में बिताए गए उसके 3 साल कहानियों से भरे थे, लेकिन वह अब उन कहानियों को सामने नहीं लाना चाहता था। उन्हें अच्छी तरह याद है कि एक मिशन की विफलता के बाद संगठन ने उन्हें महीनों तक परेशान किया था। यह एक ऐसी याद थी जिसे वे भुला नहीं पाए थे। जैसे ही उसने उन रक्तरंजित लड़ाइयों को याद किया, लिन जिफेंग के माथे की नसें अनायास ही उभर आईं और उसकी भुजाओं की मांसपेशियां ड्रैगन की तरह कुंडलित हो गईं। उसके शरीर से निकलती आभा ने नानगोंग शुई को कुछ हद तक भयभीत कर दिया और इसलिए उसने मुस्कुराते हुए लिन जिफेंग को थपथपाया। ओह! लिन जिफेंग कुछ हद तक हैरान रह गया। तुम ठीक हो? नानगोंग शुई को यह भी पता था कि लिन जिफेंग ने कुछ अप्रिय अतीत की यादें ताज़ा कर दी होंगी। आप कहते हैं कि आप एक भाड़े के सैनिक हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? मैं लड़ सकता हूं, लिन जिफेंग ने सरलता से कहा। झगड़ा करना? क्या तुम सचमुच लड़ सकते हो? हुआ बुकी ने मासूमियत से पूछा। मेरे दुबले पतले रूप से मूर्ख मत बनो, जब मैं फूट पड़ता हूं तो भयंकर हो जाता हूं। आधुनिक शब्दों में कहें तो मैं एक असली आदमी हूं। लिन जिफेंग ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली, अपनी बाहों को अपने सिर के ऊपर उठा लिया और अपनी मुट्ठियां भींच ली और जानबूझकर अपनी बाइसेप्स को मोहा। ये तो घिनौना है। लिन जिफेंग की लोहे जैसी सख्त मांसपेशियों वाली बाहों को देखकर लड़की के अंदर घृणा की लहर दौड़ गई। एक आदमी में ऐसी प्रतिकारक मांसपेशियां क्यों विकसित होंगी? हालांकि नानगोन बिन की प्रतिक्रिया अलग थी। वह उसकी स्पष्ट तीखी मांसपेशियों को देखकर आश्चर्य व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक सकी। जीफे, मुझे अजीब बात ये लगी कि तुम 5 साल के लिए विदेश गए थे, पहले 3 साल विदेश में, फिर भी पिछले 2 सालों से तुम्हारी कोई खबर नहीं है। नानगोन के बुजुर्ग भी इस बात से हैरान थे। कम से कम 2 साल बाद लिन जिफेंग अचानक से फिर से प्रकट हुआ, जिससे नानगोन शुई को लगा कि यह लगभग अकल्पनीय था, जैसे कि लिन जिफेंग को किसी दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा हो। नानगोन शुई ने जो प्रश्न पूछा था वह ठीक वही था जिसे लिन जिफेंग हमेशा टालता रहा था। एक क्षण विचार करने के बाद लिन जिफेंग ने कहा, मैं पिछले 2 वर्षों से यात्रा कर रहा था और अभी लौटा हूं। लिन जिफेंग ने नानगोन शुई के साथ बातचीत शुरू कर दी। उसने उसे मूर्ख बनाने के लिए यूं ही एक कारण बना लिया, लेकिन क्या नानगोन शुई इस पर विश्वास कर सकती थी? जैसे ही वह लिन जिफेंग के मामलों के बारे में पूछताछ करने के लिए अन्य रणनीति आजमाने की तैयारी कर रहा था, लिन जिफेंग खड़ा हो गया और बोला, देर हो रही है, मुझे काम पर जाना है, कहीं ऐसा न हो कि बॉस मेरा वेतन फिर से काट ले। यह नानगोन शुई अभी कुछ कहने ही वाला था कि लिन जिफेंग पहले ही बाहर की ओर भागने लगा। जाहिर तौर पर उसके पास कुछ ऐसा था जो वह बता नहीं सकता था। सवालों से भरे होने के बावजूद नानगोन शुई ने देखा कि लिन जिफेंग बोलने के लिए तैयार नहीं था और उसने खुद को पूछताछ से बचाने का फैसला किया। शायद लिन जिफेंग को कुछ अकथनीय कठिनाइयां थीं। बिंग बिंग, हुआ तुम्हारे चाचा कल लौट आएंगे। अगर कुछ भी हो जाए तो मुझे फोन कर देना और अपना ख्याल रखना याद रखना। चाचा, आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? अभी कुछ ही दिन हुए थे। मुझे अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालना पड़ा। मेरे जैसे बूढ़े कुंवारे यहाँ क्या कर सकते हैं? मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं वापस जाकर कुछ पुराने दोस्तों के साथ घूमूं, चाय पीऊं और शतरंज खेलूं। ये कहकर वह उठकर अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। अपनी जेब से नानगोन शुई ने अपना सेल फोन निकाला और अपने एक करीबी अधीनस्थ को संदेश भेजा, देश XX में भाड़े के समूह से लिन जिफेंग के बारे में सभी जानकारी की जांच करने में मेरी मदद करें। चचेरे भाई, क्या तुम उस आदमी की बात पर विश्वास करते हो? ये देखकर कि नानगोन शुई और लिन जिफेंग दोनों चले गए थे, लड़की के मन में अभी भी कुछ संदेह थे। लिन जिफेंग के भाड़े के अतीत के बारे में संदेह था। नानगोन बिनकिंग की नजरें इधर उधर घूम गईं। उसकी नाजुक उंगली ने हल्के से उसकी ठुड्डी को छुआ और वह धीमी आवाज में बोली, मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसके बेफिक्र व्यवहार को देखकर ऐसा नहीं लगता। मुझे भी लगता है कि इसकी संभावना नहीं है। यदि यह जानवर उतना ही अविश्वसनीय होता जितना चाचा कहते हैं, तो वह अंगरक्षक के रूप में काम क्यों करता? आप तुरंत बता सकते हैं कि वह नकली है।